ये कि काम काहे रहे हो, आई डोंट नो। अगर तो आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो साहिल अदीम क्या कोई और भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। ये वीडियो वो नहीं है कि मेरे पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं एक्सपोज करूंगा। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सॉरी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग, गुड बाय। ये वीडियोस आपको एक्चुअली लॉजिकल फैलेसीज के अंदर जाएगी, आपको बताएगी लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं, उनको कैसे स्पॉट करें यूजिंग साहिल अदीम। तो नोट्स लेना शुरू कर दें। पहली बात तो वो है कि कोई आदमी अगर इससे हार जाए, वो बातें कर रहा हो और आप अगर एक गूगल सर्च कर लें और उसकी बातें झूठ साबित हो जाएं, ऐसे आदमी को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ना उसको कोई आलिम या इंटेलेक्चुअल आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का ना मेयार जानबूझ के नीचे रखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तानी जाहिल नहीं, हमको जाहिल रखा गया है। तो टीवी शोज़ का भी जो मेयार है, जिस मेयार की कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए नहीं होती। इसीलिए द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान में, और शायद 2030-2035 तक लोगों को समझ में आए कि इस चैनल ने किया क्या है। समा टीवी पे खलीलुर रहमान कमर फॉर सम रीज़न प्रोग्राम करते हैं। व्हाट रीज़न गॉड नोज। ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ बकवास बात करेंगे, जैसे कंट्रोवर्सी बनेगी, क्लिक्स मिलेंगे, चैनल की वाह वाह हो जाएगी, पैसा बनेगा, इसीलिए उनको रखा हुआ है। इसीलिए जो सारे चैनल्स होते हैं इस तरह के, जिनको जब विमेन राइट्स पे बात करनी हो, ट्रांस राइट्स पे बात करनी हो, जिस आदमी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ना हो, खलीलुर रहमान कमर, उसको बुला लेते हैं कि प्लीज़ यार, यकीन होता है उनको कि इस आदमी के मुंह से कोई घटिया तरीन ही बात निकलेगी। ये आदमी इस्लाम की बात करता है, ये आदमी मुसलमान होने की बात करता है, खुद फिल्में बनाते हैं काफ कंगना जैसी, उसमें आइटम नंबर आप लोग देखें, शराबें चल रही हैं, औरतें नाच रही हैं, ये इस आदमी का काम है, और फिर आके आपको लेक्चर देता है इस्लाम के ऊपर। एग्जैक्टली इसी वजह से समा टीवी भी साहिल अदीम को बुलाती है। आप उनका यूट्यूब देख लें इस शो से, हैवी फाइट 1, हैवी फाइट 2, हैवी फाइट 3, हैवी फाइट 4, पूरे रमज़ान साहिल अदीम को बुलाकर मौलवियों से लड़ाई करवाकर, उनके बीच में फड्डा करवाकर, एक दूसरे को जलील करवाकर, समा ने फुल कंट्रोवर्सी को फ्यूल किया, फुल पैसे बनाए, फुल वायरल हुए। उनको तो एक सीधी सीधी कैश काउ मिल गई है, एक फार्मूला मिल गया है। कुछ समा का इन्वेंट किया हुआ फार्मूला नहीं है। आपके जो अक्सर टीवी शोज़ होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि दो लोगों की लड़ाई करा दो, एक ग्लास उठा के दूसरे को मार दे, गाली गलोच हो जाए, आप कुछ सीखें ना। हमेशा की तरह साहिल अदीम ने वही बातें की जिनका ना सर था ना पैर था। उनको अब स्कॉलर बनाकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो जब हमारे पॉडकास्ट में भी आए थे तो मैंने क्लियरली उनके मुंह पे पूछ लिया था, उन्होंने तस्लीम किया कि वो कोई स्कॉलर नहीं है। मैं एक फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ। मैं अपने आप को स्कॉलर नहीं बोलता क्योंकि इतना भारी लफ्ज़ है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी अपने आप को ना रिसर्चर, ये वो, जर्नलिस्ट, हर कुछ बोलता है। साहिल अदीम ने अपनी बातें की, जो बातें करते हैं वो हमेशा से, किसी ने ऑडियंस से, खातून है, अब्सा नाम है मेरे ख्याल से उनका, या अज़बा नाम है, उन्होंने उनसे बोला कि भाई आप माफ़ी मांगें, आपने ये कैसे कहा कि 95% औरतें जो हैं पाकिस्तान में वो जाहिल हैं? किस डेटा पे कहा है, किस बेसिस पे कहा है? या तो हमें कोई रिपोर्ट दिखाए ना। मतलब जहालत की डेफिनेशन क्या है? ये चीज़ें आप कैजुअली नहीं कह सकते। अगेन, मैं नहीं चाहता कि हम भी एक इंसल्ट शो बना दें, मैं साहिल अदीम को कोई कमज़ोर जॉन विक या गैंग्रीन गैंग का लीडर बोलूँ, रोस्ट वीडियो बन जाए। हम कोशिश करेंगे चीज़ें सीखने की। तो ये सवाल पूछा गया, साहिल अदीम ने पहली वो चीज़ की जो वो हमेशा करते हैं, बेटा बेटा, दूसरे इंसान को ना नीचे दिखाने के लिए। एक इनसिक्योरिटी से आता है। ये आपने स्कूल में भी बच्चों को देखा होगा कि आप किसी को, हाँ बेटा मैं तेरा बाप हूँ, ये वो 13 साल के जो इनसिक्योर लड़कों वाली स्ट्रैटेजी होती है। ये साहिल अदीम की पहली स्ट्रैटेजी होती है कि दूसरे इंसान को ना ज़रा नीचे कर दो, अपने आप को ऊपर कर दो, आर्टिफिशली अपना स्टेटस इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे। बेटा बेटा मैं बताता हूँ, बेटा बेटा बेटा। ये समा टीवी पे भी उन्होंने हर मौलवियों के साथ ये किया। देखें, पाकिस्तान में जो मौलवी तबका रहा है, उनकी हज़ारों गलतियां हैं, उनके हज़ारों मसले मसाइल हैं, बट वो एक इजी टारगेट भी है ना। एक ये दाढ़ी वाला, शलवार कमीज़ वाला जो गरीब आदमी लगता है, वो आप उसकी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेंगे, आप नहीं शेयर करेंगे। ये कोट पहन के, वेस्ट कोट पहनकर, कमज़ोर अंडरटेकर की तरह एक आदमी आ रहा होता है, अंग्रेज़ी बोल रहा होता है एक फ़ेक एक्सेंट के अंदर, तो आप उसको शेयर करते हैं, आपको वो इंटेलेक्चुअल लग रहा होता है। तो वो साहिल अदीम को एक बड़ा ईजी कैच मिल गया है कि इस तरह ना मैं मौलवियों को जलील करके, अपने आप को उनके ऊपर रख कर, इस्लाम का जो दुकान बनाई हुई है ना, उस पर अपना नाम ले सकता हूँ कि आप जो ये सड़कों से ले रहे हैं ना, ये लॉलीज़, ये गंदी होती हैं, अब मेरी दुकान देखें, ये फ्रोयो वाली दुकान है, इधर आपको ना अच्छी आइसक्रीम मिलेगी। ये उस तरह कर रहे हैं। तो ये मौलवियों के साथ भी यही करते थे। मैं आपको बताऊँगा ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं, मैं बताऊँगा, मैं अपने आप को फ़ौरन से ऊपर कर लो। यही बेटा 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 है जिसकी वजह से अभी सभी काज़मी के शो में जो वो मुँह मारी हुई है। एंड साहिल अदीम ऑल्सो केम ऑन माई पॉडकास्ट, मेरे साथ भी उन्होंने बड़ा ट्राई किया। मेरा एक बड़ा फ़ायदा है कि वो छू कर मुझे चीज़ें चली जाती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं उल्टा उसके ऊपर एक और मजाक कर लेता हूँ अपने ऊपर। दिस डिडंट वर्क ऑन मी। सभी काज़मी इससे बहुत ट्रिगर हो गए। एंड अगेन उसका नुकसान क्या होता है कि
फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं रहता ना, फिर वो वही 13 साल के बच्चे आपस में लड़े होते हैं, बेटा किसको बोला, मैं तेरा बाप हूँ, नहीं मैं तेरा बाप हूँ, नहीं मैं तेरा बाप हूँ। नथिंग इज टू बी गेन्ड फ्रॉम अ डिस्कशन लाइक। पहली लॉजिकल फैलेसी जो आप आज सीखेंगे वो है एड होमिनम अटैक, कि कोई अगर आर्ग्यूमेंट पेश करे ना, आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें, आप उस इंसान को अटैक करना शुरू कर दें। अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, अगर बाइडन लेट्स से इमिग्रेशन पॉलिसी पे कोई बात करे, बाइडन बोले मेरी इमिग्रेशन पॉलिसी ये है, इमिग्रेशन की पॉलिसी ये होनी चाहिए, डेटा ये होना चाहिए, आगे से ट्रम्प बोले अब इस बुड्ढे को तो ये नहीं पता सुबह है या शाम है, ये इमिग्रेशन बताएगा। अब लोग हंसेंगे और लोग बोलेंगे ट्रम्प जीत गया, ट्रम्प तो जीत गया, ट्रम्प डिबेट जीत गया। बट उसने आर्ग्यूमेंट से इंगेज नहीं किया, उसने पॉलिसी से इंगेज नहीं किया, उसने एक एड होमिनम अटैक किया, उसने आर्ग्यूमेंट को नहीं अटैक किया, उसने पर्सन को अटैक किया। और यही हमेशा करते हैं साहिल अदीम, कि वो आर्ग्यूमेंट ना फिर कहीं खो जाए। एंड मोस्ट पीपल आर नॉट लाइक मी, दे नॉट कमीडियंस, दे नॉट यूज टू अटैक्स बैक एंड फोर्थ इंसल्ट्स का, तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फिर इमोशनल हो जाते हैं, वो फिर ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। वो फिर बेटा बेटा बाप, बेटा बाप बेटा बाप होना। तो इट्स वेरी इफेक्टिव इन डिबेट्स, इट्स वेरी इफेक्टिव। इसलिए आप टीवी पे भी देखेंगे कि जब किसी को कोई चैलेंज करे तो वो फिर बात को ख़त्म कर देता है। वो अगर कोई बोले अच्छा यार आपकी पार्टी ने ये किया, आप तो हैं चोर, और आप क्या बोल रहे हैं, आप पीछे से कहाँ से, हमें पता है, ओ हमें पता है, आप तो ख़ानदानी हैं। अब आपने वो डिस्कशन, वो पॉलिसी, वो सारा पॉइंट ख़त्म कर दिया, अब आपस में एक दूसरे पे लग गए। तो ये इफ़ेक्टिव होता है, लोग बोल वाह भी करते हैं कि यार ले ली उसकी इसने। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि जब वो सीता वाइट का केस हुआ था, तो बाबर गौरी थे MQM के, उन्होंने सीता वाइट की शक्ल निकाली और इमरान खान, सॉरी टेरियन वाइट की, सीता वाइट की बेटी की, और इमरान खान की शक्ल निकाली। उन्होंने बोला देखें LA कोर्ट ने बोला है ये इनकी बेटी है, इन दोनों की शक्लें भी मिलती हैं। अब ये एविडेंस पेश कर रहे हैं, ये एक आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं। आगे से इमरान खान ने बोला ऐसा तो मैं अफ्रीका में से किसी भी बच्चे की शक्ल ले आऊँ, बोलो बाबर गौरी से मिलती है। वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। सबको याद है ये स्टेटमेंट। अब वो आर्ग्यूमेंट, वो कोर्ट केस, वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि आपने इतना इफेक्टिव एड होमिनम अटैक किया है कि लोग परसीव कर रहे हैं कि आप डिबेट जीत गए, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट आप नहीं जीते हैं। ये एक्चुअली एक लॉजिकल फैलेसी है। तो अब आप थोड़ी नज़र रखें कि कौन लोग जानबूझकर आर्ग्यूमेंट को खाकर इंसान को अटैक करना शुरू कर देते हैं, राइट। अगर मेरे भी आप कमेंट सेक्शन देखें, वेरी रेयरली डू पीपल इंगेज विद द आर्गूमेंट कि आपने ये बोला, एक्चुअली एविडेंस ये है। वेरी वेरी रेयरली, मोस्टली तू बोल रहा है इसलिए क्योंकि तू लिफाफा है, क्योंकि तू ये है, क्योंकि वो है, बिकॉज इट्स एड होमिनम। मैं इसको क्या जवाब देता, मैं क्या बाबर गौरी मैं अफ्रीका में चला जाऊं, 100 बच्चे तुम्हारी शक्ल के दिखा दूं। जैसे आपने देखा, इसके बाद इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट, जो बात की जा रही है उसको खाकर इन्होंने बिल्कुल ही टॉपिक बदल दिया, राइट। पैरामीटर्स ही बदल गए। बाद में उस खातून ने बार बार कहा कि भाई जो मैं पूछी हूँ वो पूछे, कहीं और लेके जाना, बोला मुझे ले जाने दे कहीं और। तो आपने ऑलरेडी ना डिस्कशन कहीं और ले गए। उन्होंने बोला आपको ताबूत का मतलब पता है, नहीं पता तो लड़की वो जाहिल हो गई। अब ये कोई लॉजिक है इस बात का? मैं आपको यहाँ पे आके बोल दूँ मैंने थिएटर पढ़ा हुआ है, सख्त सुले, आपको पता है? नहीं पता, आप तो जाहिल हैं बिल्कुल। भाई हमारी ज़बान नहीं है अरबिक। अगर अरबिक का वर्ड किसी को नहीं पता, सबको पता है शिर्क गुनाह है। आप अगर उसको एक फैंसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉमन प्लेस में नहीं पाकिस्तान में इस्तेमाल होता, जस्ट बिकॉज आपको वो लफ्ज़ पता है, इसका मतलब ये आप सबसे बेहतर हो गए। मुझे सख्त सुलह पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप सब लोगों को जाहिल जाहिल बोलना शुरू कर दूँ, अपनी लिमिटेड नॉलेज आपको दिखाकर अपने आप को आपसे ऊपर प्लेस कर दूँ। कोई सेंस नहीं बनता ना। आपको कोई चीज़ पता होगी जो मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। आप एक रैंडम लफ्ज़ उठा दें, वो आगे से बोलती है अलबैक का मतलब बताओ, आपको नहीं पता होता तो आप वापस जाहिल हो जाते हैं। ये इस तरह का गेम बैक एंड फोर्थ चल रहा है क्या? ये दूसरी लॉजिकल फैलेसी है जो आपने सीखनी है और आपने देखना है कि किस तरह लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट से इंगेज नहीं करते। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों मैं सो इफेक्टिवली पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ। रेड हेरिंग, बिकॉज आई रिकग्नाइज दीज थिंग्स, आई रिकग्नाइज व्हेन पीपल आर डूइंग दिस। रेड हेरिंग का मतलब ये है कि आप डिस्कशन में एक बिल्कुल ही इरेलेवेंट चीज़ इंट्रोड्यूस कर दें जो को ही बदल दे। खातून ने क्या कहा है, आपने बोला 95% औरतें जाहिल होती हैं, माफ़ी मांगें, कोई डेटा नहीं, कुछ दिखाए ना इसका। उन्होंने बोला आपको ताबूत का मतलब पता है। रेड हेरिंग, यू इंट्रोड्यूस समथिंग कम्प्लीटली इररेलेवेंट टू द डिस्कशन। अब डिस्कशन आप बिल्कुल ही कहीं और लेके जा चुके हैं। तो अगर तो साहिल अदीम कहते हैं किसी को एक चीज़ ना पता हो तो वो जाहिल नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे, राइट। साथ में इस्लामिक टच भी कि जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज हो जाता है। तो मेरी पॉडकास्ट पे आए थे, आपने क्लिप देखी कि उनको TLP का नहीं पता था। तो एक आदमी जो कहता है मैं पाकिस्तान पे एक्सपर्ट हूँ, मैं इस्लाम पे एक्सपर्ट हूँ, मैं ब्लास्फेमी लॉ पे एक्सपर्ट हूँ, मैं हर चीज़ पे एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब पता है,
उसको पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे रेलेवेंट पॉपुलर रिलीजियस पार्टी है, जिसका नैरेटिव आवाम में चल रहा है, जो एक बर्निंग इशू है पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में नहीं पता, तो साहिल अदीम के अपने आप को भी जाहिल कहेंगे। इनको तो फिर अगर ये कहते हैं हराम है इनके लिए जाहिल को जाहिल ना कहना, और किसी को अगर एक बात पता ना हो तो वो जाहिल है, तो द मोमेंट साहिल अदीम केम ऑन द पॉडकास्ट एंड ही सेड सॉरी, मैंने ये कर दी, माइंड किसी ने कंप्लेन की थी कि टेबल में बैंक क्या करें, मैं हेडफोन में सुनता हूँ, सॉरी। तो अगर तो उन्होंने कहा कि मुझे टीएलपी का नहीं पता, तो हक बनता है उनका, उन्होंने तो खुद जो वो कह रहे कुरान कहता है जाहिल को जाहिल कहना है, तो अपने आप को कहना चाहिए मुझे टीएलपी का नहीं पता, मैं जाहिल हूँ। के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, so I'm not gonna go in detail as to go for or against whatever they're doing. मतलब मैं ये तो नहीं पूछ रहा खादिम साहब पोर्टल में गए या नहीं, बस टीएलपी का तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान है। इतना ही पता है जितना मुझे फजलुर रहमान की पार्टी का पता है। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ इस्लामिक है या नहीं? मेरी राय में पाकिस्तान में अगर ब्लास्फेमी लॉ ना होता, कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, हमें करना, वी शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना दें। कुरान के हिसाब से पाकिस्तान का इस्लामिक लॉ इस्लामिक है, पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ इस्लामिक है या नहीं? इट्स अ वेरी यस और नो क्वेश्चन। यस इट इज़। 295C की बात कर रहे हैं आप? बेस्ड ऑन हनफी जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, आप किस जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं? जी, मेरी जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक तो लीनियंट है अभी ये लॉ। कहना चाहिए था ना उनको, या तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉजिक नहीं बनता कि किसी को अगर किसी एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो जाहिल हो जाता है। एंड आपने जब कुरान का हवाला दिया, ये एक और लॉजिकल फैलेसी है जो इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, कि भले वो अथॉरिटी वो बात कहती हो या ना कहती हो, आप कोई एक एक्सपर्टीज़ का नाम ले लें, उससे जोड़ दें और अपने आर्ग्यूमेंट को एक फेक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। मैं अगर किसी को कहता हूँ कि भैया आपको कम से कम जो है वो 10 घंटे सोना चाहिए, वो कहे क्यों सोना चाहिए, मैं बोलूँ भाई वो एंड्रू हुबरमैन की एक स्टडी है, वो हो ना हो मैंने एक इन्वोक कर दी अथॉरिटी। तो उसी तरह साहिल अदीम अपनी डिस्कशंस में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में कुरान का सहारा लेते हैं, भले कुरान में वो बात उस तरह से हो या ना हो। उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट में वही आयत रिपीट की थी, वही आयत वो हर जगह रिपीट करते हैं। इधर भी जब खातून ने उनसे बिल्कुल बजा सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कुरान आपको कहता है जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है, तो ये कहाँ कुरान में लिखा है? उन्होंने बोला कुरान में लिखा है जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होता। आप सब सोचने वाले लोग हैं, इसीलिए आप लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। क्या ये दोनों बातें सेम हैं? क्या इस कॉन्टेक्स्ट में कुरान ने कहा था? तो अगर तो यही कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर हमारी पॉडकास्ट में जब साहिल अदीम आए थे और उनको टीएलपी को नहीं पता था, तो हम बराबर नहीं होते। मैं जानने वाला था, मुझे टीएलपी का पता था, उनको नहीं पता था, तो वो जाहिल तरीन इंसान थे उस वक्त। ये तो जाहिर सी बात है ना, कुरान की आयत का मतलब नहीं हो सकता। साहिल अदीम हमेशा इस कुरान की आयत का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को आपसे बेहतर करने के लिए, कि मैं जानने वाला हूँ, आप ना जानने वाले, तो मैं आपको जाहिल भी बोल सकता हूँ, मैं आपको बेटा भी बोल सकता हूँ, मैं आपको जलील भी कर सकता हूँ। हद तक एंड तक तो इस नहज पे आ चुके थे कि मैं तो आपका बाप हूँ ना बेटा, मतलब मेरी गलती है बाप की। ये वो लिटरली स्कूल बॉय टैक्टिक्स होते हैं ना, कि मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे क्या बात कर रहा है। आपने वो डिस्कशन कंप्लीटली फॉरगो कर दिया, राइट? अब अगर ये फॉग है, फॉग को हटाकर, धुंध को हटाकर आप देखना शुरू करें कि समझे आप और मैं किस बात पे डिस्कशन शुरू हुआ था। कि आपने 95% औरतों को जाहिल बोला। ताबूत मेरे बेटे मेरी जिम्मेदारी है, जाहिल कुरान कहता है जानने ना। वेट, ओरिजिनल डिस्कशन कहाँ गया? एंड दैट वुमन डिड अ ब्रिलियंट जॉब कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने बार बार कोशिश की टू स्टिक टू द टॉपिक, बट साहिल अदीम कॉन्स्टेंटली ये कन्फ्यूजन, वो टीयर गैस यूज़ कर रहे हैं कि बस चीज़ें कंफ्यूज हो जाएं, हेजी हो जाएं, और जो थ्रू लाइन है ना वो लोगों से मिस हो जाए, एंड देर स्टक ऑन दीज थिंग्स। एंड ये अब एक कोई क्लासिकल लॉजिकल फैलेसी तो नहीं है जो मैं आपको हिस्टोरिकली समझाऊं। ये पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास एक न्यूक्लियर वेपन है। बिल्कुल सही उस औरत ने कहा कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, आप मुझे आगे से कुरान की आयत बता रहे हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन है ना इन लोगों के पास। आप इसीलिए जब कुछ लोग कहते हैं कि इससे डिबेट कर लो, उससे डिबेट कर लो, भाई जो आदमी
टके टके की बात पर एक दूसरे पे ब्लास्फेमी लगा रहे होते हैं, उनको आके मैं यहाँ बिठा दूँ और डिबेट करूँ उनसे। मुझे मरने का इतना ही शौक़ है। बेवकूफ़ तो नहीं होना यार, मैं इतने सालों से ही काम कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में आती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और मैं अगर मर गया तो उसका कितना फ़ायदा होगा। तो वो न्यूक्लियर वेपन है। खलील उर रहमान कमर साहब जो आइटम नंबर्स बनाते हैं, वो आगे से कह रहे हैं तो आप कुरान की आयत के ख़िलाफ़ हैं, आप कुरान क्या यार, मतलब ये बंदा क्या डिबेट करे यार। इस मुल्क में आप क्या डिबेट कर सकते हो इन लोगों के साथ। एक हफ्ता हुआ है कि एक स्वात में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, दुनिया भर में हम जलील हुए हैं, ये चल रहा है हमारी टीवी पर। हमारे टीवी चैनल्स ये ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं कि एक खातून अगर इस बात में नाराज़ हो कि आपने 95% पाकिस्तानी औरतों को जाहिल बोल दिया, तो विमेन राइट्स और इस्लाम के चैम्पियन काफ कंगना के डायरेक्टर आइटम नंबर बनाने वाले खलील रहमान कमर ब्लास्फेमी लगा देंगे उस इंसान के ऊपर। यही साहिल अदीम का भी इशू है कि आप अगर कुछ उनसे डिबेट करें, डिसएग्री करें, तो बोलते कुरान ये कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। साहिल अदीम अपने अल्फाजों को, और कितनी गलत बात है यार कि आप अल्लाह से जोड़ रहे हैं या आप कुरान से जोड़ रहे हैं। वाई साहिल अदीम राइट? बिकॉज द कुरान से जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते, और साहिल अदीम हमेशा इस आर्ग्यूमेंट में जानने वाले होंगे, आप ना जानने वाले होंगे, तो आप दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। वो आपसे ऊपर रहेंगे हमेशा, और आप बेटे 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 बच्ची जाहिल, इस लेवल पे आकर घटिया कॉन्वर्जेशन तो नहीं की जा सकती ना। इसको कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं कह सकता। इसी समा के एपिसोड में साहिल अदीम ने यह भी बोला कि डरपोक होना हराम है, आपको इजाज़त नहीं होती। तो मैंने जब TLP का पूछा था और कांपने लग गए थे, आपने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इशूज़ होते हैं, मॉब वायलेंस होता है, मदरसों में जो होता है, साइलेंस, खामोशी, ये डरपोक होना नहीं होता साहिल अदीम साहब। इंजीनियर मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बात की कि मिसालें तो आप ये देते हैं कि एक कबूतर जो है वो एक कतरा लेकर जलते हुए उसमें गया, और लोगों ने बोला अबे कबूतर एक कतरे से तेरी आग बुझेगी। उसने बोला लेकिन मैं चाहता हूँ तारीख़ में मेरा नाम बुझाने वालों में हो, आग जलाने वालों में ना हो। तो साहिल अदीम जो ये पूरी दुनिया को लेक्चर्स दे रहे होते हैं, ये कबूतर की एग्जांपल दे रहे होते हैं, तो ये कबूतर की तरह फ़लस्तीन क्यों नहीं जाते? कतरा ही लेके जाएंगे ना, आग नहीं बुझा सकेंगे। पर आपको अगर ये करने का कह रहे हैं तो ख़ुद भी तो करें ना। जिस तरह हमारे जनरल भी थे, उन्होंने ज़ियाउल हक टाइप के औरों के बच्चों को जहाद पे भेज दिया, अपने बच्चों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दिया, इस तरह से। और या मकबूल जहान भी हैं, औरों के बच्चों को बोलते हैं भाई जहाद करो, एंटी अमेरिकन हो, अपने बच्चों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने भेज रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक हिपोक्रेसी है। बोलो कबूतर। चौथी चीज़ जो आप सीख लें, जो मुझे पता है कमेंट्स में लोग लिखना शुरू कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो तो नहीं देखनी, स्ट्रॉ मैन फैलेसी, कि आप ना एक स्ट्रॉ का एक बना दें आर्ग्यूमेंट कि ये दूसरे इंसान का आर्ग्यूमेंट है। औरत मार्च को आप क्या रिड्यूस, औरतें अब नंगा चलना चाहती हैं, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट है ना, कि उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, वो जो चीज़ चाहती हैं, आप उसको सब चीज़ को एक रिड्यूस कर दें। ये तो चाहती हैं पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम ना हो, स्ट्रॉ मैन कर दिया आपने उनके आर्ग्यूमेंट को। आपने उनके आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए अपने दिमाग में एक बिल्कुल ही खोखला करके पेश किया आपको फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ताकि आपकी आर्ग्यूमेंट इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लगे। तो उसी तरह मुझे पता है कि साहिल अदीम ने अपने जो एजेंट्स रखे हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों को इंस्ट्रक्शंस आती है और दुनिया भर में जाके अटैक करते हैं। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता, आपकी भले प्राइवेट प्रोफाइल हो, प्राइवेट तो नहीं होगा, पब्लिक प्रोफाइल करो, आप कुछ भी लिख दें, पोस्ट कर दें साहिल अदीम के ख़िलाफ़, फिर आप मुझे बताएं कि आपको कितने कमेंट्स आएंगे, आपके दोस्तों को कितने कमेंट्स आएंगे। इसमें से कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं होती। तो स्ट्रॉमैन क्या किया जाएगा? क्योंकि ये आदमी फ़लस्तीन के बारे में बोल रहा है, इसलिए शहजाद इसके खिलाफ वीडियोस बना रहा है, इसलिए लिबरल्स की जल रही है, ये फ़लस्तीन के हक़ में है। मेरे ख़िलाफ़ कोई ये बोल नहीं सकता, क्योंकि कराची में जो पहली पैलेस्टाइन के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी वो मैंने कॉल की थी। इत्तेफाक से जमात इस्लामी और मेरी फिर सेम हो गई, तो हम लोगों ने साथ ही सेम टाइम में कराची में सबसे पहली प्रोटेस्ट की थी। उनकी शार फैसल पे थी, 10 लाख लोग थे, मेरी प्रोटेस्ट पे 10 लोग थे। बट पॉइंट बीइंग मैंने की थी। शायद सबसे पहली वीडियो भी डिटेल मैंने ही बनाई थी। मैंने प्राइस पे की, ठीक है। मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स लगी हैं, मेरी वीडियोस डीमोनेटाइज हुई हैं। मेरी रीच अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि अक्टूबर नवंबर में क्या थी, और फिर जब मैंने पैलेस्टाइन पे वीडियोस बनानी शुरू की, आई पुट देम अप फॉर यू, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ आपको कि मेरी रीच कितनी गिरी है। रुका हूँ मैं, रुका हूँ, अनरिलेंटलेसली नहीं बनाई मैंने वीडियोस। मेरा ट्विटर जो है उससे मेरा एक्सेस ले लिया, क्योंकि मैं इतना पोस्ट कर रहा था पैलेस्टाइन। 60,000 टाइप मेरे फॉलोअर्स थे, 15 साल से मेरा ट्विटर है। आई हैव पेड दोज प्राइसेस, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि प्रिटेंड करूँ लोकल ब्रांड्स को मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बॉयकॉट कैंपेन और पैलेस्टाइन हूँ, और फिर उन लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने के उनसे पैसे भी लूँ।
उनमें से मैं नहीं हूँ। और फिर आप साहिल अदीम को देखें, हाल ही में इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए टोयोटा की ली है V8 क्रूज़र, लैंड क्रूज़र टोयोटा की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2015 का मॉडल है, तो पाक व्हील्स पे अगर आप जाएं तो 3-3.5 करोड़ का लिखा हुआ आ रहा है। ये वो आदमी है जो आपको कहता था कि फ़लस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं ना, उनका दर्द इनसे ज़्यादा तो माशाल्लाह किसी को है ही नहीं। ये आपको कहता था कि अगर आप KFC में नौकरी करते हैं, फ़लस्तीन के बच्चों का छोड़ें, नौकरी छोड़ दें, आपके बच्चे भले भूखे मर जाएं, पाकिस्तान का हर बच्चा भूखा मर जाए, अगर फ़लस्तीन का एक बच्चा बच जाए तो साहिल अदीम उसको बचा लेंगे। हाय अल्लाह, आंखों से आंसू आ गए सुन कर के यार, इस आदमी में इतना दिल है। लेकिन ये कुर्बानी आपकी चाहता है ना कि आप अपने बच्चों को जलाओ यार, साहिल अदीम को थोड़ी जलना है उसमें। आपको कहा कि भाई KFC में नौकरी करते हो छोड़ दो, खुद अपनी वीडियोस पे यूट्यूब पे KFC के भी ऐड्स आ रहे हैं, डोमिनोज के भी ऐड्स आ रहे हैं, इस्लाम की बातें करते हैं ये सारे इस्लामिक यूट्यूबर्स। जो ऐड्स आ रहे होते हैं उसमें अल्कोहल के भी ऐड्स आ रहे हैं, गैम्बलिंग के भी ऐड्स आ रहे हैं। लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स आज तक भेजते हैं कि यार मैं साहिल अदीम की वीडियो प्ले कर रहा था, पहले ये ऐड आ रहा था, पहले ये ऐड आ रहा था। आप कहेंगे अच्छा नहीं यार, हमने तो कोशिश की कि हम गैम्बलिंग अल्कोहल इसके ऐड्स ना दें। भाई दुनिया भर में आप नहीं कंट्रोल कर सकते। विमेंस वॉलीबॉल टीम का ऐड है, ओलंपिक्स का ऐड है, उसमें वॉलीबॉल टीम है, खातूनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप उससे पैसे कमा रहे हो। लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान का नाम लेना आपको एंडोर्समेंट लगती है। बट डोंट यू थिंक यूट्यूब मोनेटाइजेशन इज हराम? नहीं, इट्स नॉट हराम। पहली बात तो ये कि अगर किसी को शराब का ऐड आ रहा है उससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो ये हराम क्यों नहीं है? टेक्निकलिटी बताऊं आपको इसकी? जी। If you have enough control over the advertisements, okay, then you have to control. You can't control अगर शराब का ऐड है या ना, it's impossibility on a YouTube. Yeah, well, you should, and you can. No, you can't. Okay, well, if you should. अच्छा किस तरह करते हैं मुझे Well, you बताएं should. I'm just technically? saying, if you can, you should. You can't. Says who? YouTube. कैटेगरीज देती है YouTube. नहीं, आप ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि अच्छा जी शराब का ऐड ना है। नहीं, वो कैटेगरी में आती है। एक बीच पे लड़की अगर बैठी हुई है, कैटेगरी में लिखा होता है। तो अगर भाई होटल का ऐड है आप करें, एंटरटेनमेंट का करें, उसमें जी छोटे कपड़े पहन के बीच पे लड़कियां लेटी हुई हैं, उससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये हराम काम से आप पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता मेरा ना, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। YouTube is not my source of income. बट आई आस्क्ड ना मोनेटाइज। Yeah, of course. Monetize आपने करवा दिया मुझे, कोई बात नहीं। You should have a lot more information about whether you want to say yes to somebody. Or otherwise easy to आपकी टीम ने 3-4 साल से मेरी जिंदगी हराम कर दी, बार-बार कांटेक्ट कर मेरी टीम बट नहीं मुझे है अभी वो। पता चला वो वॉलंटियर्स हैं, आई गेस फैंस। माय टीम, जैसे ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुई मुझे समझ आ गई थी कि आपके साथ क्या ज्यादती हुई है। आई गेट इट, डोंट वरी, हम दोनों के साथ इट्स वी बीन obliterated out of. सो YouTube मोनेटाइजेशन आपको लगता है हलाल है If क्यों? you can control it. बट यू कांट, आई एम टेलिंग यू कांट। कैटेगरीज हैं ना, मैं आपको बता सर रहा हूँ। कैटेगरी में ऐड क्या आ रहा है आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंटरटेनमेंट कैटेगरी है ये, थोड़ी अल्कोहल थोड़ी कैटेगरी है। Okay, have you seen any alcohol ad on any of my videos? ऑफ कोर्स You have? आई हैवंट, बिकॉज मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, दुनिया भर में तो लोग देखते हैं ना। I will look into it कि कौन कौन सी कैटेगरी पे कैसे कंट्रोल करना है। माहिन से पूछ ले, माहिन कर सकते हो अल्कोहल? नहीं कर सकते ना यूट्यूब पे, ये थोड़ी। आप खुद उससे पैसे कमा रहे हो और आप एक गरीब को बोल रहे हो जो 25,000 की कोई डिलीवरी की नौकरी कर रहा है, कोई KFC में नौकरी कर रहा है, वो भूखा मर जाए, वो अपने बच्चों को ना यूं कत्ल कर दे, और आप अपने हालात देखो कि KFC मैकडोनल्ड्स के ऐड बेच कर आवाम को उल्लू बना कर फ़लस्तीन की बातें कर रहे हो, KFC में डोमिनोज से फिर पैसे ले रहे हो। वहाँ पे खुलेआम बच्चे मार रहे हैं हमारे। ये वो कंपनीज हैं जो कि उन मारने वाले फौजियों को खाना दे के इन्हीं कंपनी से यूट्यूब ये वो, और फिर वो पैसा कहाँ लगा रहे हो? आपको क्या बोला गया? खूनी हो तुम लोग। KFC जो खाता है ना, फ़लस्तीन के बच्चों का खून पी रहा है, दुश्मन हो तुम लोग बेज़मीर हो, मरे हुए लोग हो, लानत हो तुम लोगों पर, बॉयकॉट नहीं कर सकते KFC की गोली से। क्या क्या नहीं बोला गया आप लोगों के बारे में। फुल इमोशनल अपील, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन के एक ही आदमी है जो सच बोल रहा है पाकिस्तान में। ये सब बोल के 3.5 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूज़र ले ली इस आदमी ने। अब इस आदमी से पूछो टोयोटा जो है वो साहिवाल में बनती है? एड्डा तू सबको वो कर बॉयकॉट। तो ये जो टोयोटा लैंड क्रूज़र है कौन से मुसलमान मुल्क में बनकर आई है? गूगल तो करें आप लोग, सब गूगल करें ना। अभी अब जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है। इसको इतना नहीं पता था कि टोयोटा जो है वो इजराइल का मिलिट्री इक्विपमेंट भी बनाती है। आप अगर जिंगर खाएं तो जी आप फ़लस्तीन के बच्चों को मार रहे हैं,
350 का जिंगर खा के, 500 जितने का भी जिंगर होता है। ये आदमी 3.5 करोड़ उस कंपनी को दे रहा है जो वो टैंक्स बनाती है, जो फलस्तीन में जाके बच्चे मार रहे हैं। बन गए उल्लू, देख लिया कैमरा। ऐसे लोगों को हीरोज बनाने का मिल गया सबक। सवाल पूछो इनसे कि भाई खुद तो तू ये कर रहा था मुनाफिक, तो आगे से जवाब कितने पैसे मिलते हैं? आई डोंट इवन नो। बेटा क्या आपके लिए पैसे होंगे ना 60 लाख 50, नथिंग फॉर मी। साल में इस आदमी ने दूसरा सूट नहीं लिया था, यूट्यूब पे फेमस होने के बाद टोयोटा लैंड क्रूजर मिल गई और आप लोगों को 50-60 लाख ये वो। वहां जाके बोलता मेरा कोई चैनल ही नहीं है, मेरी पॉडकास्ट पे मेरे चैनल का नाम है साहिल अदीम। साथ उनकी टीम के लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं हाँ मैनेज करते हैं। सब पता है सबको कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। आपको क्या 50 लाख 60, आई डोंट इवन नो kind of money that runs through my account. भाई इतना नहीं पता तो चल डोनेट कर देना। चल सीधी बात करें, 3.5 करोड़ आपका हक है, आप अयाशी करें। आप 3.5 करोड़ सीधे सीधे इजरायली मिलिट्री को ही डोनेट कर देते, लैंड क्रूजर भी लेने की क्या ज़रूरत थी? आपका हक है, आपका पैसा है। पर आप तो कहते हैं ना मेरे लिए करोड़ों क्या है, 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ तो मेरे यूं फिर रहे होते हैं, मेरी दुनिया भर में ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। इलॉन मस्क के बाप हैं आप, गैरी वी हैं आप। कम से कम आपने अगर 3.5 करोड़ की अपने लिए गाड़ी ली है तो जितनी आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 35 करोड़ तो आपने मेरे ख्याल से फ़लस्तीन को दिए होंगे। सर वो रसीद दे दें, सर वो प्लीज़ पब्लिक कर दें कि फ़लस्तीन की किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने 35 करोड़ दिए। नहीं दिए 35 करोड़, चल 3.5 करोड़ तो अपने को दिए हैं, अपने लिए खर्च किए ना टोयोटा पे। इतने तो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दिए ही होंगे यार, जितने आपने लेक्चर दिए माशाल्लाह, जितना पैसा कमाया आपने फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल करके, कम से कम 3.5 करोड़ तो आपने फ़लस्तीन को दिए होंगे। सर प्लीज़ वो पोस्ट कर दें। आपके खुद का बयान है जाकर यूनिवर्सिटी में कि मेरे तो करोड़ों आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं होता, मैं तो इतना अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा था। आप लोग गरीब लोग हैं, आपको 50-60 लाख रुपए बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको लगता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन में पैसे कमा रहा हूँ। मेरे तो करोड़ों मिलियन इधर उधर आते हैं। अभी तक लाख 2 लाख 3 लाख को फिगर्स समझ। साथ ही साथ ये आदमी कह रहे हैं ना पैलेस्टाइन का फंड रेजर करो, तो आपसे पैसे लिए होंगे, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना। इन्होंने जो पैलेस्टाइन का फंड रेजर किया था उसमें कितने पैसे जमा हुए, उसमें से साहिल अदीम ने कितने दिए, ये बात पब्लिक कर दूँ तो दो बातें तो सच नहीं हो सकती ना। अगर आपने कहा है आप इतने अमीर हैं कि करोड़ों आते जाते रहते हैं, और फिर आपने अगर 1 करोड़ भी नहीं दिया पैलेस्टाइन को, तो मतलब आपने अपनी नेट वर्थ का 0.1% नहीं लगाया। आप कहते हैं ना आप तो रिची रिच है माशाल्लाह, आपका नाम तो बेजोस के ऊपर होना चाहिए। 0.1%, 1%, 2% तो ज़कात होती है यार, 2% लगाइए आपने ऑफ योर स्टेटेड नेटवर्थ। वो रसीद मुझे दिखा दें, उसके बाद ये लैंड क्रूजर एंजॉय करें। या तो आप लोग सब जो इन लोगों को मानते हैं, खुदा का वास्ता इनकी असलियत देख लें। अभी मुझे एक कमेंट आया है कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा शहजाद अगर तुमने कल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हर इंसान खामोश है इस बारे में। और मैंने उसको यही जवाब दिया, जहां सब खामोश होंगे वहां आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ठीक है एक बिज़नेस है, मैं भी यूट्यूब से मेरे पैसे आते हैं, घर चलता है, ये सब आपको करना है यार, पर कहीं तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ना, कहीं तो एक लाइन ड्रॉ कर लो कि यार वी आर फाइटिंग द बैटल फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ आवर पीपल। क्या मिलेगा हमें औरतों को तजलील करके, गालियाँ दे के, उनको जाहिल बोलकर, मज़हब का इस्तेमाल करके, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, उसको वायरल करके? भले हमारी जो आवाम है ना वो गलत आइडियाज़ जहन में लेके बर्बाद हो जाए, हमारा तो धंधा चलता रहेगा ना। और ये होते हुए देख कर अगर पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी खामोश है, क्योंकि उनको डर है, और बिल्कुल बजा डर है, क्योंकि मैंने ये फ़ेस किया है, क्योंकि मैं ये रोज़ फेस करता हूँ। मुझे पता है जो मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे पता है कि एक इस्लामिक यूट्यूबर ने एक और आदमी को बोला था कि साथ को फ़ोन करो कि अगर इसने ये वाली पॉडकास्ट अपलोड किया तो उसका अच्छा नहीं होगा। मैंने अपलोड किया। मैं जब इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ जाके पॉडकास्ट की थी झेलम में, उनके स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि आप खुले फिरते हैं। मैं तो खुला फिरता हूँ यार। बोला फिर आप ये पॉडकास्ट कर कैसे रहे? एंड दे हैड जस्ट हर्ड द पॉडकास्ट आई रिकॉर्डेड विद इंजीनियर मिर्ज़ा, अनसेंसर्ड गई है वो पूरी की पूरी। ये मैं ज़िंदगी जीता हूँ ना, तो मैं आपको नहीं कह रहा कि कबूतर बनो, आपको कह रहा हूँ कि यार मैं एक
कॉमेडियन आदमी, मैं अगर ये सब कर सकता हूँ तो यार खुदा का खौफ करो. एंड आई फील पीपल स्टिल मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग इट. जुनून का एक लिरिक है कि मेरी जहाँ यही गम है, समझा नहीं तू मुझे. द रीज़न आई टॉक अबाउट इमरान खान अ लॉट मोर देन आई टॉक अबाउट अदर पार्टीज इज़ बिकॉज it's actually a sign of respect for Imran Khan, because I feel the battle is between him and me for the hearts and minds of the people. जो पाकिस्तान की जो यूथ है ना, वो अभी ऑब्सेस्ड है इमरान खान से. तो मेरा मुकाबला जो आइडियाज़ का है ना, वो उनके साथ है. इसीलिए मैं उनसे उनके आइडियाज़ से इंगेज करता हूँ, उनके आइडियाज़ को रिब्यूक करता हूँ कि यार अच्छा, लेट्स हैव दैट बैटल ऑफ आइडियाज़. आई डोंट थिंक नवाज शरीफ और ज़रदारी has the youth of Pakistan, so I don't engage with their ideas. इसी तरह मैंने साहिल अदीम के साथ इसीलिए इतने साल नहीं इंगेज किया. 2021 से इनकी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी. पॉडकास्ट पे बुलाओ, मैंने कहा यार ये कोई यूट्यूब पे कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहा है, क्या मैं बुला के इसको करूँगा, मुझे क्या मिलेगा यार, एक्सपोज हो जाएगा बेचारा. मैं नहीं बुलाया. फाइनली जाके 2023 में बोला यार पता तो करूँ, इतना नाम आ रहा है इस बंदे का इधर उधर, ये है कौन. इसीलिए मैंने बुला लिया. फॉर पीपल हु वॉच माई पॉडकास्ट फॉर 5 years, यू कैन टेस्टिफाई टू द फैक्ट आई कम रियली वेल प्रिपेयर्ड. ठीक है, कभी कभी गेस्ट को भी नहीं पता होता कि इसको पता कैसे चली ये बात. ठीक है ना, किताब में पढ़कर मैं आया. तो साहिल अदीम के टाइम पे मैंने मुझसे यार सामने आ जाए फिर पता चलेगा ये है कौन. मैंने कसम से एक वीडियो भी नहीं देखी थी उसकी पूरी. कुछ क्लिप्स लोगों ने भेज दी थी कि ये आ रहा है तो ये पूछ लो, वो देख ली थी मैंने नहीं प्रिपेयर किया. अगर तो मेरा प्लान होता ना एक्सपोज करने का, ट्रैप करने का, आप सबको पता है कि मैं कितना प्रिपेयर करता हूँ. कम से कम मैंने कुछ तो प्रिपेयर किया होता है ना. मैंने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था, बिकॉज आई वाज लाइक लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस गाय इज़. एंड नाउ दैट आई सी कि ये आदमी इतना पॉपुलर हो गया है, टीवी चैनल्स को भी एक कैश काउ मिल गई है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इसको प्रोजेक्ट करके हमें व्यूज़ आएंगे. नाउ आई एम फाइनली एंगेजिंग विद इट. नाउ आई एम फाइनली रिस्पॉन्डिंग. 25 दिसंबर को हमारी पॉडकास्ट आई है जो रिकॉर्ड हुई थी 10 दिसंबर को मेरे ख्याल से 2023 में. 27 दिसंबर को साहिल अदीम ने कोई घंटे का नस में जाकर लेक्चर दिया है जिसमें, और शहजाद गास को नाम नहीं लिया मेरा, पॉडकास्ट है उसको तो पता ही नहीं था. मैंने पूछा तुम्हें पता है, उसको पता ही नहीं था. यूँ था, क्या हो गया, यूँ था. मैं कहाँ पर आता, मैं पूरे ख़ानदान का 19 लीटर का पानी की बोतल पी गया था, मैं था वो. इस तरह की बातें फिर जो पूरी सोशल मीडिया टीम्स है मेरी शक्ल यूज़ करके मीम्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, उन्होंने की ना ये हरकत. मैंने मैच्योरिटी दिखाई, मैंने खामोशी इख्तियार की. मैंने रिस्पॉन्स सिर्फ इतना किया था कि इफ़ यू डोंट टेक दिस डाउन देन देयर इज़ अ लॉट आई कैन ऑल्सो से दैट हैपेंड ऑफ कैमरा. वो वीडियो उतार दी गई. उसके बाद साहिल अदीम का ट्वीट भी आ गया कि यार ये मत करो, नो नीड फॉर समथिंग लाइक. खुद करके देयर इज़ नो नीड. आपकी खुद की ट्विटर मेरी वीडियोस यूज़ कर रही है, शक्ल इस्तेमाल कर रही है. आप यूट्यूब में जाएं तो शहजाद के टैग्स इस्तेमाल करके व्यूज़ लिए जा रहे हैं. मेरी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं वीडियोस में, रील्स में. आपके जो दोस्त यार हैं वो वीडियोस बना रहे हैं. ये बड़ी एक अच्छी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है, राइट. अभी जब इवन वन साहिल अदीम हैज़ टेकन ऑन इमरान खान, साहिल अदीम ने आके नहीं बोला कि इमरान खान ने ब्लास्फेमी की है. उनके मिनियंस दूसरे एक पॉडकास्ट होस्ट हैं, उन्होंने जाकर बोला वीडियो में कि जो 2 स्टेट पॉलिसी है इसराइल के और पैलेस्टाइन की, इमरान खान के, ये तो कुरान और इस्लाम के भी खिलाफ जाता है. इसका क्या मतलब है? डेंजरस गेम, राइट. एवरीबडी नोज हाउ क्रिटिकल आई एम ऑफ इमरान खान. आपने कभी मुझे देखा है बोलते हुए कि इमरान खान ब्लास्फेमर है? आपने कभी देखा है मुझे बोलते हुए कि यहूदी लॉबी है? अभी जब मैं यूएस कांग्रेस लॉबिंग में जब जिक्र भी करता हूँ कि ब्रैड शर्मन प्रो इसराइल भी लेते हैं, ज़ायनिस्ट भी हैं, मैं कितनी हमेशा आई मेक श्योर टू क्लैरिफाई आई एम नॉट सेइंग that PTA is supporting him because he's a Zionist. He takes money from both because वो लॉबीist से पैसे लेते हैं. I make sure कि कोई गलत मतलब भी ना निकाल दे कि मैं ये जोड़ रहा हूँ. I'm very critical of इमरान खान. इमरान खान को प्रो इसराइल पेंट करना बहुत अनफेयर बात है, बहुत ज़्यादा अनफेयर बात है. इस पर आएंगे. गोइंग बैक टू माई पॉडकास्ट विद हिम, क्या कह रहे हैं, जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है. यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे मैंने पूछा, अभी तो ये टीएलपी की बात हो रही है ना, आपका कुछ चले, आप पाकिस्तान से नहीं है, आपको क्या पता क्या होगा. ठीक है, आप तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, आपका अपना काम है ना यूट्यूब मोनेटाइजेशन, आपका अपना कारोबार है, आपके नाम से हो रहा है. आई डोंट नो क्या किस तरह क्या, आई डोंट नो. जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है साहिल अदीम. फिर मैंने पूछा अच्छा जी आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ये वो,
अगेन दिस पॉडकास्ट बीइंग रिकॉर्डेड December 10th, October 7th के बाद से वो शुरू हुआ है जो इसराइल ने पैलेस्टाइन में किया है। हमारी वीडियोस हैं, जाकर देख लें, आप डिटेल में हैं। इनको तब तक वो मंजन नहीं मिला था किससे पॉपुलर हो सकते हैं, तो तब तक इनके रेडार पे नहीं था पैलेस्टाइन। मैंने अपनी पहली प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट की है 2013 या 14 में। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, न्यूयॉर्क में जाकर मैं सर्दी में खड़े होकर मैंने प्रोटेस्ट की। हो सकता था वहाँ कुछ हो जाए, मुझे डिपोर्ट कर दें। आजकल जिस तरह ये पूरा ख़तरा चल रहा है कि स्टूडेंट टारगेट हो रहे हैं, उस टाइम भी हो रहे थे। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक पूरी कैंपेन की कि एक ज़ायनिस्ट को बुलाया जा रहा था जिन्होंने काफ़ी हेटफुल रेटरिक यूज़ किया था मुस्लिम के ख़िलाफ़। मेरी उस टाइम की भी एक change.org की एप्लीकेशन है जो न्यूयॉर्क में बड़ी चली थी, हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ा उसका इशू बना था, एंड देन शी गॉट डिसइनवाइटेड एज वेल। तब से मेरी ये पैलेस्टाइन के अराउंड पॉलिटिक्स और एक्टिविज़म चल रहा है। ऑब्वियसली आई हैव नॉट बीन एज एक्टिव एज आई शुड हैव बीन, राइट? आई शुड हैव डन दिस अ लॉट मोर रेगुलरली। यू गेट बिजी विद अदर थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत मैंने काम किया है। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि मेरे जेन्युइनली ये कॉज लगता है, इसलिए मैं अपनी यूट्यूब मोनेटाइजेशन, अपना चैनल, ये सारी चीज़ें, रीच, ट्विटर अकाउंट, सब चीज़ें छोड़े बगैर वो करता हूँ। मैं इसको एज अ स्ट्रेटजी नहीं देखता कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड बना लूँ, राइट? कि मेरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो ठप हो चुकी है वो थोड़ी ज़्यादा बिक जाए, इस तरह मैं सोचता नहीं हूँ। 10 दिसंबर को साहिल अदीब आए हैं, मैंने उनसे पूछा जब भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप करते हैं, आप तो नेस्ले के साथ कर रहे हैं, नेस्ले की ये हिस्ट्री, आई डोंट नो इज़ इट, या लुक इनटू इट। जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है। तो आपको तो अपनी खुद की जिन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं नहीं पता था, औरों को आप जाहिल बोल रहे हैं एक लफ्ज़ ना जानने पर। आपका जो सारा बिजनेस है उसके बारे में आपको नहीं पता, यूट्यूब का नहीं पता आपको नेस्ले का नहीं पता, तो आप जाहिल नहीं हैं। अगर तो कल को आके आपको ये बोल देते हैं अरे मुझे आई डोंट लैंड क्रूजर या आई डोंट नो, तो आप क्या बोलेंगे? जाहिल बोलेंगे साहिल अदीम को या झूठा बोलेंगे? If a substantial part of your income comes from business coaching and considering the many contemporary business may align with controversial viewpoints, how do you navigate finding inner peace while being engaged in supporting such enterprises? For example, if you coach the CEO of Nestle or any other major corporation and involved in activities that bring harm to human beings, how do you live with that? Harm to human beings? I'm not actually incorporating my business with any other business which is selling drugs or putting any kind of harm, apparent harm, but Nestle is causing harm to human beings is a तो खैर ये तो प्रूवन फैक्ट है। नेस्ले इसको मतलब सारी जो बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट चाइल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर। Okay, well, I'll look into it with detail of what kind of harm are they causing and at what extent. ऑफ मुस्लिम हीरोज़ अराउंड द वर्ल्ड। अभी मैं एक हमारे उस्ताद हैं उनसे भी बात कर रहा था और मैं बोला खबीब को हीरो होना चाहिए ना, वो एक वाकई मुसलमान है जो एम्बॉडी भी करता है। ठीक है, आप उसकी ओपिनियन से एग्री करें ना करें, जो उसका बिलीफ इन इस्लाम है वो बड़े सीरियसली उस चीज़ को एम्बॉडी करता है, उस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है। आप लोग एंड्रू टेट जो इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है पॉपुलैरिटी के लिए, उसको एक इस्लामिक हीरो समझना शुरू हो जाते हैं, उसको बॉयज़ का हीरो समझना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है ये मिसाल है जिसको हमें फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको वही लाइफस्टाइल बेच रहा है जो आप असली में चाहते हैं। बुगाटी, वीरॉन, लड़कियां आधी नंगी आगे पीछे हों। लेकिन आपको पता है आप मुसलमान हैं, तो आपको एक मुसलमान मंजन चाहिए कि यही सब मुझे इस्लाम में दे दो, तो आपको नहीं मिल सकता। बट ये अपने अंदर का ताज़ाद जो है, बिकॉज यू हैव नॉट मैनेज टू fuse that, bring that together, deal with it, you turn people like Andrew Tate into a hero. They then use your religious sentiments for their popularity. ये आदमी सेक्स ट्रैफिकिंग का इस पे इल्ज़ाम है, आप इसको मुसलमानों का हीरो बना रहे हैं। उसी तरह पाकिस्तान में बड़ा आसान है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कर दो, बोल दो आप इस्लाम के हीरो हैं और बाकी सब जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तो आपका जो मज़हब है वो अंडर थ्रेट है, आपने इसको बचाना है। जो लोग इंडिया में सुन रहे हैं आप रियलाइज़ कर रहे होंगे अरे ये तो सिमिलर साउंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ इसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही हैं। एंड इमरान खान ने पाकिस्तान में एब्सोल्युटली यही चीज़ की है। इस वक्त यूथ का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? खान साहब हैं। और डेमोक्रेसी के थ्रू मैं इस वक्त की करंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चरिंग को
जैसे वो TLP मुसलमान मौलवी है ना, I think सुनो, you're सुने, वो भी playing it democracy safe के with through है. TLP. I think you're just maybe not talking about them. No, you're assuming that. I don't play That's why I safe. said I think. That's why. Madina ka, What issues do you have with Imran Khan? Why don't you support him? I do not support democracy. Again, coming back to that idea, साहिल अदीम भी कहीं ना कहीं उसी तरह सोच रहे हैं जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि इट्स अ बैटल फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स, राइट. फ़र्क ये है कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं ना आपसे वोट मांग रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए ट्वीट करो, मेरे लिए वीडियोस बनाओ, कुछ भी नहीं मांगता मैं आपसे. मेरा ख्वाब ये है कि मैं और मेरे बच्चे एक पाकिस्तान में रहें जहाँ हम अगर दुकान तक जाएं वापस आएँ तो हमें ये डर ना हो कोई हमारा सर तन से जुदा कर दे. साहिल अदीम ने रियलाइज़ किया कि यार यूथ जो है वो तो मेरे साइड पे नहीं है, इमरान खान के साइड पे. जब मेरे पॉडकास्ट पे आए थे तब भी मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप तो यूथ करते हो, इमरान खान के साथ क्यों नहीं है. वो ख़ुद इमरान खान बनना चाहते हैं, वो ख़ुद अपने आप को इस कौम का मसीहा देखते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं. तो उस चक्कर में कि यार अच्छा ये इस तरफ से तोड़ के अपनी तरफ लेकर आओ. जमात इस्लामी को तो उन्होंने कर दिया कि जमात इस्लामी उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए नहीं किया कुछ भी, उसके तो ख़िलाफ़ चले गए. हज़ार इख्तिलाफ़ है मेरे जमात इस्लामी के साथ, मैं ये कभी नहीं बोल सकता पैलेस्टाइन इशू पे मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है. अभी सेव गाज़ा कैंपेन पे जो मार दिया था, कितनी ये आई डोंट हैव वर्ड्स ऑफ द हार्टलेसनेस ऑफ द पीपल हु डिड दैट. लानत है उनके ऊपर. तो जमात इस्लामी को भी उन्होंने ले लिया, ठीक है, उस पर कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं आया बिकॉज वो सोशल मीडिया नहीं डोमिनेट करता. अब जो क्रिटिसिज्म आ रहा है क्योंकि उन्होंने इमरान खान को बोला कि इमरान खान 2 स्टेट सोल्यूशन, आपको पता है. अगेन वही बात ना, कोई एक रैंडम इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेंगे और बोलेंगे अब मैं सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कुछ और, आपके पास ये नहीं है, भले आपको 1000 चीज़ें और पता होंगी. कहते हैं इमरान खान ने जी 75 साल की पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज कर दी 2 स्टेट का बोलकर, ये वो. पहली बात तो यार इमरान खान को लगता था जापान और जर्मनी जो है वो बॉर्डर है उनका. इमरान खान के जो मुंह में आता है वो स्पीच में कह देते हैं, और मैं डिफेंड कर रहा हूँ इधर इमरान खान को. कोई 75 साल की पॉलिसी ना इमरान खान ने पढ़ी होगी ना रिवर्स की होगी, राइट. देयर इज़ अ ग्लोबल कंसेंसस एज वेल ऑन द कॉन्वर्जेशन 1967 बॉर्डर्स. इंटरेस्टिंगली हमास का भी जो अपडेटेड चार्टर है 2017 में वो 1967 बॉर्डर्स की बात करता है, राइट. वो ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करता ऑफ द इसराइली स्टेट, बट इफ़ इट एक्नॉलेजेस दैट 1967 बॉर्डर्स के अंदर पैलेस्टाइन स्टेट होगा तो उसके बाहर कोई और स्टेट होगा, तो एक इम्प्लिसिट they don't recognize Israel. I want to be careful with my words, but there is an implicit understanding that there will be a state outside of those borders. अगर आप 1967 बॉर्डर्स पे एक्सेप्ट करें कि ये पैलेस्टाइन है और हम एक्सेप्ट करें ये पैलेस्टाइन है, तो आप इम्प्लिसिटली तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि इसके बाहर कोई और मुल्क होगा. तो इमरान खान ने भी जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की, कुछ उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं की, कुछ उन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं की. प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ये बहुत तो सेंसिटिव भी हैं, उससे दूसरों लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं. हम बहुत कैजुअल हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं. कोई केक पे कुछ लिख दे मैरी क्रिसमस कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, ये इतने कैजुअली हम कैसे ये बातें कर सकते हैं. ठीक, एक आदमी जैसे मेरे करोड़ इख्तिलाफ़ात हैं, मुफ्ती तारिक मसूद, जो मेरी नज़र में काफ़ी एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन पेश करते हैं, वो भी कह चुके हैं कि यार आप लोगों ने बहुत आसान कर दिया है ये चीज़ें, ख़त्म नबूवत पे, ब्लास्फेमी पे, ये चीज़ें आपने बहुत सस्ती कर दी हैं, बहुत आम कर दी हैं, ये मत करें आप लोग. तो अगर आपको लगता है कि मैं ये कोई लिबरल बात कर रहा हूँ तो वो मुफ्ती साहब हैं जो एक रिलीजियस कंजर्वेटिव सोसाइटी के नुमाइंदा हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं. हमने बहुत इस चीज़ को आसान कर दिया है. इस चीज़ को इशू बनाकर साहिल अदीम ने इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए, उनकी ऑडियंस को अपनी तरफ लाने के लिए, वो कल्ट से तोड़ के अपनी कल्ट की तरफ लाने के लिए ये उन्होंने आम कर दिया. उनके मिनियंस ने फिर सोशल मीडिया पे इस पर सारी कैंपेन चलाना शुरू कर दी. तो ये पीटीआई और साहिल अदीम की जो आप आजकल वॉर देख रहे हैं वो इस इशू के ऊपर है. इसीलिए वो सभी काज़मी वाली जो क्लिप है वो बहुत वायरल गई थी, बिकॉज जो पीटीआई के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़े हैप्पीली उसको शेयर किया. मैं शौकत खान को चाटूं या इस्राइल के बच्चे बचाऊं अपने. अदील भाई भी जब आए थे पॉडकास्ट पे, इंटरेस्टिंगली 2 दिन बाद इन्होंने पूरा नस्ट में लेक्चर देकर मेरे पे वीडियो बनाकर मेरे टैग्स शक्लें सब इस्तेमाल करके कर ली थी. मैंने तो अप्रैल में जाके पहली बार साहिल अदीम का नाम लिया, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में लिया, एक अदील की पॉडकास्ट में लिया. उसी से
इनकी बर्दाश्त पामाल हो गई थी। अगर मैं पहले ही बोल देता तो इनका क्या हाल होता। बड़ा अदील भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप कहते हैं जी फ़लस्तीन के बच्चे के लिए मुसलमान का बच्चा है, मेरा दिल पसीज गया। सर बलोच का बच्चा मुसलमान नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं पसीजा? हमने तो कभी नहीं सुना आपकी आवाज़ उठते हुए। पश्तून के बच्चे मर रहे होते हैं, बलोच के बच्चे मर रहे होते हैं। पीटीए वालों की भी वजह शिकायत है कि हमारे भी तो इतने लोग उठाए गए हैं ना, वो भी तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि घरों में घुस के वीडियोस बन रही हैं, जेलों में कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। चलें आप कहें भाई मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, मैं तो व्हाट इज़ पीटीआई आई डोंट नो, और कुछ सरप्राइज शोंट बी सरप्राइज आई डोंट नो व्हाट पीटीआई इज़। हो सकता है ये जवाब आ जाए आपको। सवात में जो मॉब लिंचिंग हुई वो तो भाई इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके की जा रही है ना। आप कहते हैं आप सही इस्लाम बताएंगे, तो ये तो इशू है, आपका मौका है, आइए। ये अगर किसी ने दूसरी हैरी पॉटर पढ़ी है तो उस वाली मिसाल है कि वो जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स वाला टीचर आया था, वो शार्लेटन था, वो सारी बातें करता था दुनिया भर की। जब एक्चुअल आया कि भाई अब तू करना डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, तो बोला भाई मेरे को सिर्फ एक चार्म आता है, मेमोरी चार्म। मैं लोगों की मेमोरी ख़राब कर देता हूँ और किससे कहानियाँ बना देता हूँ कि मैं बड़ा हीरो था। तो ये मौका है ना सर, पूरे मुल्क को आपने इस्लाम सिखाना है, सही इस्लाम सिखाना है। ए तुहाडा मौका सी। हुण जिहड़े लोग ने वो लोगों को जला रहे हैं। अब आप आए हैं सर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, आप लोगों को सही इस्लाम बताएं। खामोशी। सैलुद्दीन साहब कह रहे थे डरपोक होना हराम है। खामोशी। नो वीडियोस, नथिंग। सेम बलूचिस्तान को पता है पाकिस्तान में डेंजरस है, ठीक है ना। फ़लस्तीन के बच्चे की बात करें, वाह भी आएगी, लाइक्स भी आएगी। बलोच के बच्चे की बात करें, जो शेयर करेगा ना उसकी भी फट जाएगी। बनाना तो दूर की बात, वो शेयर भी नहीं करेंगे लोग। तो ना पॉपुलैरिटी ना पैसा, उल्टा स्टेट से टक्कर, क्या ज़रूरत है, राइट? मेक्स नो सेंस। साहिल डज नॉट डू इट। ये कि काम काहे रहे हो। एंड सर अनफॉर्चुनेटली ये जो गेम है ना, ये मैंने देख लिया बहुत टाइम पहले। जैद हामिद जब आए थे वो ये ही एग्जैक्ट खेल खेल रहे थे। उनके बारे में भी बोलना ऐसे था जैसे ब्लास्फेमी है। मैं उस टाइम ऑनलाइन तो नहीं कंटेंट बना रहा था, बट मेरे जो दोस्त यार हैं उनको मैं यही बोल रहा था कि भाई आदमी शार्लेटन है। अब एक नेशनल जोक है, इस आदमी को बहुत सीरियसली लिया जाता था यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। इंटरेस्टिंगली मारिया बीबी जैद हामिद को, वाह जैद, उनके बिल्कुल साथ जोड़कर अपनी पॉपुलैरिटी उनके साथ जोड़ दी थी। तो साहिल अदीम इज़ सिंपली द न्यू जैद हामिद। जो आप अगर क्रिश्चियन शार्लेटन्स को सुनते हैं, उनके भी मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जो लोग अमीर हो रहे हैं, और ये जब अमेरिका में गए थे इन्होंने देखा होगा और वही पूरा छाप दिया। लिटरली उनकी बातें ट्रांसलेट की हुई हैं यार। ये नाइट्स टेम्पलार, बुक ऑफ इनॉक, ये सारी चीज़ें आप गूगल करें, इस पे सब पे बड़ी डिटेल कंस्पिरेसी थ्योरीज बन चुकी हैं। वही साहिल अदीम साहब छाप देते हैं। जिस तरह शाहिद मसूद का क्लेम टू फेम था एंड ऑफ टाइम्स, वर्ड टू वर्ड उन्होंने वो पूरा छापा हुआ था, वर्ड टू वर्ड वो पूरा छापा हुआ था। या हमें पता ही नहीं, जिस तरह प्रीतम इंडिया में म्यूज़िक छाप लेता है, किसी को पता ही नहीं होता, उन्हें सुना ही नहीं होता, हमें लगता है हमने ही बनाया है, हवा हवा तो हमारा ही गाना था। उसी तरह किसी ने एंड ऑफ टाइम्स ओरिजिनल नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार, बात शाहिद मसूद ने बड़ी रिसर्च करके बनाया, वो चीज़ वायरल, वो चीज़ फेमस। अब शाहिद मसूद को भी सब लोग जोक ही समझते हैं। टीएलपी, I do not know much about TLP. इसकी कोई और एप्लीकेशन कहीं और हुई हुई है तो मुझसे पूछ लें। आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख, मुस्लिम क्या है, हमने क्या किया, ये नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो जमात है उसका नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको टीएलपी का नहीं पता? मुझे पता है TLP क्या है, मुझे क्या पता वो क्या बिलीव करके मुझे पता क्या लग रहा है। जैसे आप मुझे ना, मैं आपको बताता हूँ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू योर ऑडियंस। इट शुडंट बी अ सरप्राइज टू यू कि मुझे TLP के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी मैनिफेस्टो, आपसे मेंबरशिप कमेटी थोड़ी पूछ रहा, बट उनके जनरल बिलीफ तो सबको ही पता है। क्या है उनकी जनरल बिलीफ? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताएं। आप एक्सपर्ट हैं, आप पूरे लेक्चर्स देते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मसले क्या हैं, उसमें सही क्या होना चाहिए। उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नहीं पता आपको? I think मेरे tremors contagious हो गए। Sorry. No, you're actually going through this. No. Don't get riled up, okay? I swear, I mean no harm. नहीं, I come in peace. मैं तो वो मीम मुझे याद आ रही है कि काम काहे रहे हो। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। मैंने आपको पहले बताया था मैं कमेडियन हूँ, तो मैं अक्सर ये लाइट हार्टेड वे में चीज़ें बोलता हूँ। दिस इज नॉट Listen, what I'm saying is two things. मुसलमानों को ना
इस वक्त वो बीमारी लगी हुई है, नफ्सियाती भी और फ़लसफियाना भी। 10 साल पहले मैं फेसबुक पे ना लंबे लंबे फेमिनिज्म के ऊपर आर्टिकल्स लिखता था, बहुत मुझे गालियाँ पड़ती थी। आज पूरे मुल्क में वो बातें हो रही हैं। 6 साल पहले मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक टेड टॉक दी थी, बड़ा टैबू था, बहुत ज़्यादा प्राइस पे की मैंने वो। क्या कुछ नहीं कहा गया मुझे, पागल पागल दोस्त यार जानने वाले, क्वाइट सरप्राइजिंग। अब वो मेंटल हेल्थ की बातें खुद कर रहे होते हैं, स्टेटस रख रहे होते हैं। 5 साल पहले जब पॉडकास्ट शुरू किया, मैं रिपीटेडली कहा कि पाकिस्तान का सेंट्रल मसला इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ लेकर आती है, इमरान खान को लेकर आई है, इतनी गालियाँ, दुनिया भर की गालियाँ। ये पाकिस्तान स्टडीज़ वाले लोग मुझे क्या कुछ नहीं बोलते थे, आज पूरा मुल्क वही बातें कर रहे हैं। 6 महीने पहले साहिल अदीम आए हैं पॉडकास्ट पर, क्या कुछ नहीं कहा गया मुझे, क्या कुछ मैंने इन 6 महीनों में नहीं फेस किया। पिछले 6 महीने में आपको बता नहीं सकता। एक फ़ोन कॉल बताई है ना मैंने आपको। काफ़ी लोग कहते हैं इस बारे में क्यों नहीं बात करते, इतना खुल के क्यों नहीं बात करते। पहले तो बताओ मेरे से ज़्यादा खुल के कौन करता है? ठीक है, डोंट जज मी बाय योर स्टैंडर्ड ना, जज मी बाय व्हाट्स आउट देयर। कोई मेरे से ज़्यादा खुल के करता है पाकिस्तान में रहकर, इन इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करता है? तो फिर मुझे बताओ यार, मैं भी फिर थोड़ी और हिम्मत करूं उसको देखकर। डेथ थ्रेट्स, कैंपेन्स, बड़ा आसान है ना, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, उसके जो छोटे हैं, उसकी जो पूरी टीम है, हर जगह आपको एंटी इस्लाम। मेरी तस्वीर, मेरा नाम कोई और पोस्ट करे, कहीं और पोस्ट करे, उसके कमेंट सेक्शन में। What I faced in these past few months for doing that podcast, I know, I have lived through it. Why did I do it? Because मुझे पता था मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है इस वीडियो की भी क्या कीमत होगी। क्यों मैं पे कर रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे मरवा सकते हैं, मेरी बातों को कभी नहीं मरवा सकते। मैंने जो उस पॉडकास्ट में बातें की थी, मैंने और अदील भाई ने हमारी पॉडकास्ट में जो बातें की थी, सारी अवाम वो बातें कर रही है। मेरा नाम नहीं आ रहा, अदील भाई का नाम नहीं आ रहा, बातें एग्जैक्ट वही हैं, आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली वही हैं। मैं मर जाऊँगा, पॉडकास्ट बंद हो जाएगी, ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, ये अब हराए नहीं जा सकते। जिस तरह अभी मैंने जब इमरान खान की करप्शन वीडियो पोस्ट की, बहुत सारे पीटीआई सपोर्टर्स ने ये काफ़ी इंकरेज किया मुझे कि यार आई एम डाई हार्ड पीटीआई सपोर्टर्स, बट दीज आर थिंग्स आई शुड टेक सीरियसली, दीज आर थिंग्स विच आर माई आई ओपनिंग। लव कमेंट्स लाइक दैट, राइट? बिकॉज आप रियलाइज़ करते हैं कि सच की पावर क्या है यार। आज नहीं मानेगा ना कोई, 10 साल बाद तो मानना ही मानना है, 15 साल बाद मानना ही मानना है। तो उस टाइम जब लोग बुला कर साहिल सर, उनको पता था साहिल सर आएंगे तो 200K 300K हमारी आ जाएंगी, वाह हो जाएगी, घर जाओ सो जाओ पैसा कमाओ, बार बार आ जाएं, हर हफ्ते आ जाएं, डिबेट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, प्रमोट करते जाओ इस आदमी को विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मैं कल्ट थिंकिंग बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अगर अमेरिका देखें ना, तो वहाँ जेम्स टाउन जैसे वाक़े हैं कि एक रिलीजियस क्लेरिक जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, वो लोगों को बुलाते हैं फिर जहर दे के मार देते हैं। तो जिस इंसान का इतना असर बन जाता है कि वो लोगों को बोले कि जहर दे दो और लोग जहर दे दें, या वो आपको कहे कि ये जमज़म है और वो जमज़म कह के जहर भी दे दो तो आप पी लें क्योंकि आपको उसके नाम भरोसा है। इस चीज़ से मैंने, जो मुझे सुन रहे हैं एटलीस्ट उनको बचाना है। पूरी कौम को तो मैं नहीं बचा सकता, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी जो बातें हैं ना, उससे कभी मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा ना हो, मफादात ना जुड़े हों। आप ये ना बोलें वोट मांग रहा है, कल को ये चाह रहा था इसलिए ये सब बकवास कर रहा था, इसलिए मैं कभी नहीं आऊँगा। दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट इन पाकिस्तान, cults to form. This is why I pay the price that I pay. This is why I do the work that I do. ये काम काहे रहे हो? Sorry, थोड़ी इमोशनल हो गया, बट इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा फ़र्क करता हूँ, अपना काम थोड़ा अलग रखता हूँ, अपने आप को नुमाया नहीं करता। शायद बड़े पॉडकास्ट चैनल में से वाहिद मेरा चैनल है जिसमें द पाकिस्तान एक्सपीरियंस आता है, मेरा नाम नहीं आता है, इसलिए मुझे फ़नी बहुत लगता है। कमेंट्स में अक्सर कहते हैं गुड जॉब शहबाज भाई, गुड जॉब शाइज़र भाई, और मैं बोलता हूँ थैंक यू, मैं ही शहबाज हूँ, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? अनवर फ्रॉम गुजरात भी हूँ मैं,
मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग सीख जाएं। मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, मेरा ये आइडिया नहीं था शहजाद गयास बन जाए, मेरा ये आइडिया था 100 शहजाद गयास बन जाए। मैंने जब पॉडकास्ट शुरू की, इस वक्त 100 वैसी पॉडकास्ट हैं विच आर मॉडल्ड exactly on TP, right? People who make attack videos also when they started called me and said हमने आपको देख के शुरू किया है। तो कुछ तो करके जा रहा हूँ ना मैं तो एंड आई ऑल्सो मेक इट ईजी, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में ये होता है, ये मेरी राय है, यहाँ से आ रही है, इस तरह मैं इस पे पहुँचा हूँ। ये चीज़ें आप अगर सीख लेना तो कल आप भी ये कर सकते हैं। इसीलिए ये भी वीडियो मैंने एक अटैक वीडियो, एक रोस्ट वीडियो नहीं बनाई। जिन लोगों को लगता है कि यार आप इंसल्ट कर रहे हैं, आपने अभी देखा नहीं है। अगर जो मेरे लाइव शोज़ देखते हैं उनको आइडिया है जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी मोड में जाऊं तो मैं क्या कुछ नहीं बोल सकता। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, लर्न दीज फैलेसीज सो दैट कल को अगर मैं भी बिक जाऊँ, लग रहा है मुझे कोई खरीद तो आप मुझे भी कॉल आउट कर सकें कि तूने ही हमें सिखाया था, ये तू रेड हेरिंग कर रहा है, तू एड होमिनम कर रहा है, तू स्ट्रॉमैन फैलेसी कर रहा है। Hold my toes to the fire as well, and hold everybody's toes to the fire that you learn, that you listen. मेरा आइडिया ये था कि मैं 10 लॉजिकल फैलेसीज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बट आई ऑल्सो रियलाइज़ कि टू मच हो जाएंगी एक वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है कि मैंने इस तरह लॉजिकल फैलेसीज बताई तो आप मुझे बताएं। I'll try and pick when I spot them again and make full length videos on that. I would also urge you to now, with perspective of all of this, to go back and watch my podcast with साहिल। मैं इस वीडियो के एंड पे ज़रा उसको भी एक री-एनालाइज और रीविज़िट करना चाहूँगा। आप जाकर अब वैसे तो मत देखें, इट्स क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग वॉच, बट इफ़ यू आर समबडी हु हेल्ड एन ओपिनियन विच वॉज अगेंस्ट मी, बिकॉज मुझे अब ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो गए कि हमने जब वो पॉडकास्ट देखी थी हमने आपको बुरा भला कहा था, अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं आप सही थे उस टाइम। मतलब यार एक आदमी जो 400 पॉडकास्ट कर चुका है और एक में बदतमीज़ी हुई है, और एक आदमी जो जिस शो में जाता है वो बदतमीज़ी होती है, राइट? साहिल अदीम की तो हर शो की यही टोन होती है, यही तरीका होता है। मेरी तो एक पॉडकास्ट ऐसी है ना, तो फिर मेरी गलती हुई या उनकी गलती हुई? ठीक है, मे बी आई शुड हैव डन बेटर। इट वाज माय 12th पॉडकास्ट इन 3 days। उस दिन की मेरी चौथी पॉडकास्ट थी। सब्र के पैमाना लबरेज हो चुका था। आई वाज लेस पेशेंट, दैट्स व्हाट आई एग्री विथ। उसमें भी मैंने बीच में बोला अच्छा मैं ज़्यादा काट रहा हूँ, अब आप बोलें, अब आपके 10 मिनट है, अब आपके 5 मिनट है, अच्छा आपको ठंड तो नहीं लग रही, पानी चाहिए। आई ट्राई टू बी वेरी केयरिंग इन दैट एज वेल। सो आई एग्री, पेशेंट में कम था। बट और जो लोगों ने उस पर पूरी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई हैं, नन ऑफ देम होल्ड ट्रू, एंड आई होप नाउ यू रियलाइज़ कि यार कभी कभी इवन इफ आई फॉल शॉर्ट, नियत मेरी कभी बुरी नहीं थी। उस पॉडकास्ट में आप एक और चीज़ देखेंगे जो कोई जनरल लॉजिकल फैलेसी नहीं है, थोड़ी बातें इमोशनल हो रही हैं। वापस रेगुलर टोन में आते हैं। इसको मैं कहूँगा, अपना ही नाम दे रहा हूँ मैं, जानू जर्मन फैलेसी। ये पाकिस्तानियों पे, इंडियंस पे ये फैलेसी चलती है। जानू जर्मन एक बड़ा फेमस स्केच है कि एक आदमी आता है, वो रैंडम अंग्रेज़ी बोल रहा होता है, गाँव में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसको लगता है बहुत बड़ा स्कॉलर है। साहिल अदीम जानू जर्मन फैलेसी भी करते हैं कि आप उनसे कोई सवाल पूछें, तीतर पूछें, जवाब बटेर आएगा, लेकिन वो इतना अंग्रेज़ी में आएगा कि आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो अक्लमंद बात ही की होगी ना। आप उससे मैंने उनसे क्या पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपने कुरान किसी से पढ़ा है? यू हैव टू इंटरनलाइज एंड प्रोलिफरेट। ये आपकी ड्यूटी है। आई एम नॉट सेइंग इट, इट्स नॉट मी। अल्लाह ने कहा है, इट इज ऑर्डर्ड फॉर यू टू डू इट। अब आप हो जाते हो कि यार अंग्रेज़ी के तो 4 बारी लफ्ज़ थे, साथ बीच में ये भी बोल दिया अल्लाह ने बोला है, रात में कोई कुरान का भी लफ्ज़ इस्तेमाल आ गया तो सही कह रहा होगा, आप चुप हो जाते हो फ़ौरन से। ये जो रैंडम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कोई डिस्कशन कुछ और हो रहा है, बीच में कोई भारी लफ्ज़ डाल दो, बंदा सोचेगा वो अक्लमंदी होगा, ये लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया। और यही सारा डेंजर शुरू होता है कि आप अपने आइडियाज़ को जोड़ देते हैं इस्लाम के साथ और आप कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो इस्लाम है, राइट? सॉर्ट ऑफ इसकी जो nth डिग्री होती है, मैं नहीं कह रहा साहिल अदीम ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसकी जो एक nth डिग्री होती है ना, अगर आपने वो हाउस ऑफ हॉरर्स बुरारी मर्डर्स भी देखा हो, आई हैव नाउ बिकम अ व्हीकल के बाबूजी जो चाहते थे वो मैं उसकी वॉइस हूँ और वो मेरे थ्रू कहेंगे। एंड देन यू कैन पुश पीपल टू इवन हैंग देमसेल्व्स बाय कन्विंसिंग देम कि यार मैं आप एक्चुअली नहीं मरेंगे और मैं ये एक चैनल कर रहा हूँ इस वॉइस को। तो जब आप कहते हैं ना कि मैं ही नुमाइंदा हूँ
इस्लाम का, ये आप लोगों के मौलवी भी छोटे लेवल पे यही करते हैं। अभी किसी की वीडियो भी आई थी जिससे एक मौलवी से पूछा कि भाई मैं कैसे कुरान पढ़ूँ, उन्होंने बोला इससे तो बुरी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती अगर आप खुद कुरान पढ़ लें, आपको किसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें की जाती हैं पाकिस्तान में। तो वो मौलवी भी कहीं ना कहीं बन जाता है कि आपको इस्लाम अगर चाहिए तो मेरे थ्रू ही जाएगा, मैं ही बताऊँगा, मैं जो कह रहा हूँ वो इस्लाम है। तो फिर ये चीज़ें बहुत डेंजरस हो जाती हैं, बिकॉज देन यू ऑल्सो यूज़ इट अगेंस्ट योर ओपोनेंट्स। कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वही काफिर काफिर, ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी। और ये बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, इन पे डिस्कशंस होना चाहिए, इन पे डिबेट होनी चाहिए। साइद में पॉडकास्ट पे भी आए थे तो मैं उनकी एक क्लिप जो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम की एज को क्वेश्चन करते हैं ना तो आप नबूवत को क्वेश्चन कर रहे हैं। मोहम्मद हसन इलियास आए हैं पॉडकास्ट पे, उन्होंने पूरी रेफरेंसेस दी हैं हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम की एज के ऊपर। ये बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है। इवन साहिल अदीम को मैंने सारी रेफरेंसेस खोल कर दी थी जिसमें एक डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। आप एक तरफ की रेफरेंसेस माने, आप दूसरी तरफ की रेफरेंसेस माने, आपको मानना तो पड़ेगा ना कि इस्लामिक स्कॉलर्स में, जूरिस्प्रूडेंस में एक डिसएग्रीमेंट है उसके ऊपर। कंट्रोवर्शियल करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, एक वायरल मोमेंट करने के लिए उसको आप इस सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को रद्द कर कर बोलें कि भाई कोई अगर ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करे भी तो वो काफिर है, वो ख़त्म नबूवत में नहीं यकीन करता। ये कितनी डेंजरस बातें हैं, राइट। और फिर उन्होंने मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कुरान का भी हवाला दिया। आप इंजीनियर मिर्ज़ा की इस पर वीडियो देख लें, वो आपको समझाते हैं कि किस तरह मिस इंटरप्रेट करके गलत मायना निकाल कर वो प्री प्यूबिसेंट नहीं था, वो पोस्ट वो मेनोपॉज था, वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल था, फॉर सेइंग पीपल हु डोंट ब्लीड। वो इंजीनियर साहब भी बेहतर समझा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लफ्ज़ मत सुने आप, क्योंकि मैं कुरान का स्कॉलर नहीं हूँ। इंजीनियर साहब की उस पर वीडियो देख लें, वो आपको बेहतर समझा सकते हैं कि किस तरह साहिलुद्दीन ने मिस इंटरप्रेट करके गलत मायना दिया था। इसलिए मैं शुरू में भी कह रहा था उनको कि भाई पहले आपको सही पता होना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी और को बता सकें। और शुरू में उन्होंने कहा मेरे पास कोई सनद नहीं है। हज़ार मसले हो सकते हैं, मैं भी तनकीद करता हूँ मदरसा सिस्टम के, मुफ्ती सिस्टम के, उसमें करोड़ों मसले हैं। बट देयर इज़ अ रीज़न दैट सिस्टम हैज़ एग्जिस्टेड एंड परसिस्टेड फॉर सेंचुरीज़ ना, स्पेशली इन इस्लाम, कि एक मुफ्ती बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप मुफ्ती तारिक मसूद से डिसएग्री कर सकते हैं, बट वो कोई ना कोई आपको रेफरेंस देंगे, आप अच्छा पीछे जाएँ फिर उनसे डिस्कशन करें, अच्छा इस रेफरेंस का ये बनता है। वो एक डिस्कशन तो हो सकता है ना, आप तरीके से भी डिसएग्री कर सकते हैं, बट बैक ऑफ इट कोई ना कोई तो डिस्कशन हो सकता है इल्मी। जब आप उस पूरे प्रोसेस को रद्द कर दें और बोलें कोई भी इंसान अब इस्लाम के नाम का अगर यूट्यूब चला दे, यूट्यूब तो नहीं रोकता आपको, आप इस्लाम के नाम से कुछ भी 6 यूट्यूब चैनल्स खोल सकते हैं और फिर आप बराबर हो जाएंगे। ना आपको मुफ्ती बनने की ज़रूरत है, ना आपको किसी मदरसे जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई फॉर्मल कुरान की स्टडी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी, ना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत है। नाउ यू आर ऑल्सो अ स्कॉलर। Now you will tell all of us what the Quran says. And anybody who disagrees with your interpretation is also now a jahil. ये कितनी ज़्यादा डेंजरस है ये चीज़। जिस तरह आपने एक वीडियो बनाई, ये वीडियो मैंने अभी देखी थी। क्या आपने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हज़रत आयशा की उम्र 9 नहीं थी, वो नबी के खिलाफ है, वो नबी को नहीं मानते। ये तो मैंने खुद सुना है आपको कहते हुए। वीडियो देख लिया आखिर आपने कहा है ना, thought you didn't see any video. But you've said this, right? बोले ना, मैं बताता हूँ उसका You said these words. आपने पूरी वीडियो देखी है? You said these words. पूरी वीडियो देखी है आपने कि नहीं? आज चलें आप एक्सप्लेन कर दें। बताता हूँ, सुने। मैंने उसमें कहा है कि हज़रत इस्माइल 7 साल के ज़बा हो रहे हैं, उसके ऊपर यूं नहीं क्वेश्चन करते हो। इसको व्हाट अबाउटिज्म कहते हैं। लिसन, इसको बिलीफ कहते हैं। ओके, बिलीफ क्या है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, बाय द वे आपने सूरह तलाक पढ़ी है? सूरह तलाक में मैंने आपसे बहुत एक स्पेसिफिक एग्जांपल, मैंने उसी वीडियो का बता रहा हूँ, मुसलमानों की बात बता रहा हूँ जो कुरान को मानते हैं, गौर से सुन लें। और ये कुरान में बाकी आयत खुद पढ़िएगा, गूगल कर लीजिएगा तो सुने कि इफ़ अ वुमन a girl who has not yet started menstruating, even that can be married. Okay, now consummation of marriage is a different subject. अब मैं listen, no, I'm not going to listen. Let me finish, otherwise ये वाली वीडियो भी कट जाएगी ना। और सुनिए, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 सेकंड दे दो। नीलोफर अहमद published in Dawn, February 16, 2012. It is said that Hazrat Aisha was 6 years old when her nikah was performed by Prophet Muhammad, peace be upon him, in Makkah, and 9 years old when she moved to live with her husband in Medina after Hijrah. This piece of misinformation has led to the wrong view that child marriage has the sanction of Islam. It must be noted. In front of who?
Can I complete? It is noted that establishing the authenticity of hadith, the narrator's circumstances and the conditions at the time have to be correlated with historical facts. There is only one hadith by Hisham, which suggests the age of Hazrat Aisha as being 9 when she came to live with her husband. Many authentic hadiths also show that Hisham's narration is incongruous with several historical facts about the Prophet's life, on which there is consensus, with reference to scholars such as Umar Ahmad Usmani, Hakim Niaz Ahmad, and Habibur Rahman Kandulvi. I would like to present some arguments in favor of the fact that Hazrat Aisha was at least 18 years old when her nikah was performed, and at least 21 when she moved into the Prophet's house to live with him. I get the point. अब ये पूरी references हैं, सब कुछ हैं, Okay. but in your video you टोटल say 11 आयतों की जो मैं आपको रीडिंग के लिए कह रहा हूँ, सूरह तलाक पढ़ लें. I am giving you all the ओहो, references. इस I'm आंटी की giving क्या you all बात है, the- सूरह तलाक आप तो कह रहे हो ना. नहीं, but मैं आपको scholars, references, सब चीज़ें पढ़ा हूँ. You can go and read it. But then when you make an article that if somebody makes, so what you're saying is all these scholars don't believe in the Prophet. All these Islamic scholars don't believe in the Prophet I am asking a simple question. Why are you not letting because me? you have a video saying people who even question the fact of what Hazrat Aisha's age were don't believe in the Prophet I'm are not saying Muslims. no. That's not my video. My video is Those are your words. That's not all of my words. Why are you? Those are What some- aboutism पता है आपको? मगर आपको ये नहीं पता कि plagiarism क्या होगा इधर. ठीक है? You're actually. Plagiarism गलत इस्तेमाल कर. अच्छा खैर आप हाँ, बताएं. मैंने आपने कहीं और से कोई चीज डाल के मेरे नाम पे डाल दी हुई है ना. ये आपने नहीं कहा था. ओ, बताता हूँ मैंने क्या कहा था. मैं सामने बैठा हूँ. क्यों टेंशन ले रहे हैं? Mic is yours. या जब हमें हज़रत इस्माइल के ज़बा होने के ऊपर मसला नहीं है, दैट्स अ लॉट बिगर ऑफ एन इवेंट. ओके, क्योंकि हमें अल्लाह ने बताया है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह का हुक्म है ये. ठीक है, अंडरस्टैंड, इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन एवरीवन शुड आस्क. कि हज़रत इस्माइल ज़बा हो रहे हैं, नोबडी कंप्लेन्स. हज़रत आयशा की शादी हो रही है, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग. सो वेयर इज द प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम? आई एम नॉट सेइंग आयशा की उम्र कितनी थी. बट आपने तो वीडियो में कहा है और कि सुने मैंने क्या कहा, मुझे पता है ना, मैं बताता हूँ. मैं कभी आप देखिएगा वीडियो सब जिसने भी देखनी है वो प्लीज़ मेरी वीडियो भी देखिए, ये भी देखिएगा. क्योंकि आयशा की उम्र के ऊपर एतराज़ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे एतराज़ करना है. पहली बात तो ये कोई हदीस नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर आकर नहीं बताया कि आओ मुसलमानों में तुम्हें बताता हूँ मेरी एक बीवी है आयशा, उनकी उम्र इतनी है. ऐसी कोई हदीस नहीं है, किसी दीनी किताब में नहीं है. हदीस की किताबों के अंदर ये तारीख़ी वाक़या नकल हुआ है खुद आयशा रज़ी अल्लाह ताला की निस्बत से. तो पहली बात तो ये कोई हदीस से बहस ही नहीं जिसके ऊपर हम कोई किसी से इख्तलाफ कर रहे हैं. ये अल्लाह के रसूल ने फ़ैसला कर दिया था कि मैं 6 साल की बच्ची से निकाह करूँगा और आज हम उसका इनकार करें, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है. एक हिस्सा मंतकी नतीजा है कि फिर सूरह तलाक में नाबालिगा औरत को रुखसती वाले मामले में ही कहा जा रहा है. इसी तरह जब मैंने उनसे पोर्टल्स का पूछा था, उन्होंने बोला भाई सूरह मेराज का मतलब पोर्टल्स हैं. एंड आई इमीडिएटली सेड कि मैंने तो नहीं पढ़ा सूरह मेराज का मतलब पोर्टल्स. उन्होंने मुझे आगे से कह दिया कि ताज्जुब की बात है, मैंने तो हर जगह पढ़ा है. अब मैं भी चुप हो गया. मैंने यार इन्होंने हो सकता है हर ट्रांसलेशन पढ़ी हो, मैंने कहीं गलत पढ़ लिया हो या मैं भूल गया हूँ, तो मैं खामोश हो गया उस टाइम, राइट, बिकॉज आई डिडंट नो बेटर. व्हाट आई शुड हैव डन इज टेकन आउट माय फोन एंड डन अ गूगल सर्च. क्योंकि अब अगर मैं गूगल सर्च करूँ तो वो हर जगह असेंडिंग स्टेयरवेज आता है. एंड आई एम श्योर साहिल की कोई पूरी वीडियोस होगी कि असेंडिंग स्टेयरवेज ही एक्चुअली पोर्टल्स हैं. बट पोर्टल्स, ब्लैक होल, ये चीज़ें जो है ना, ये जदीद टर्मिनोलॉजी है जो मौलवी नहीं इस्तेमाल करते, तो आपको उसकी बातें पुरानी लगती हैं. साहिल की बातें आपको लगती हैं कि स्ट्रेट आउट ऑफ मार्वल, राइट, मल्टीवर्स, इंटरेस्टिंग आपको लगती हैं, तो वो अपील भी आपको ज़्यादा करती हैं, वायरल भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं. इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि आँख का शेप जो है वो ब्लैक होल जैसा शेप है. एंड समहाउ ही प्रिटेंड्स कि यही हमेशा से इस्लाम की इंटरप्रिटेशंस रही हैं, कुछ यूनिक ये नहीं कर रहे. लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी कहते हैं कि आपको सारे मौलवियों ने नहीं बताया, सारे मौलवी जाहिल हैं. इट्स अ वेरी डेंजरस गेम दैट ही इज प्लेइंग. But let's just assume the opposite again. If you assume it's going to be a sale, if it's a hard customer, third-degree customer, but still you're going to have that much more energy and more confidence. It's just I'm going to cook this duck, right? Then that's going to increase your odds. And for example, if you get a first-degree customer, then that's no problem now. So always be positive. Assume the sale. First of all, assume the sale. Then you say hello. Then you dial your numbers, right? Assume that it's going to be a sale. Let's just assume it's a sale and talk about it as though you've sold them already. The very nice approach, it works most of the times, only required when you want things to happen for you, okay? And that's every time, right?
बहुत डेंजरस कंकॉक्शन है स्नेक ऑयल सेल्समैन के लिए, उसको बेचने के लिए। इसको समझने के लिए आपको साहिल अदीम का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। वो सेल्स में थे, क्लासिक सेल्स टेक्निक्स हैं। एक चीज़ होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं एक प्रोडक्ट बनाऊँ, लेट्स से मैं आपको ये फ़ोन तो आप ख़रीद ही लेंगे, मैं आपको ये कोस्टर्स बेचना चाह रहा हूँ। ये कोस्टर्स किसी काम के नहीं, हज़ारों ऐसे कोस्टर्स होंगे जिसके ऊपर आप चाय कॉफ़ी रखते हैं। पर मैं आपको बोलूँ कि यार ऐसा कर, 4 और लोगों को ले देगा ना तो मैं तुझे 25 फ्री कोस्टर दे दूंगा और हर बंदे लाने के ऊपर मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। अब आप यही स्कीम जो है ना आगे वाले बंदे को देते हैं, आगे वाले बंदे को देते हैं, तो इस तरह एक पूरी पिरामिड स्कीम बन जाती है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करने के लिए लोग पैसे बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं कि यार देख मैं तो मिलियनेयर बन गया ये करके, तू भी कर, तू भी मिलियनेयर बन जाएगा। तो आप लोगों को हायर करते जा रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी आपकी स्कीम का हिस्सा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, राइट। आपने अगर 10 लोग ऑन बोर्ड कर दिए, वो यही कोस्टर की 10 और लोगों को ईच तारीफ़ें करेंगे क्योंकि उन्होंने भी कोस्टर बेचने हैं, वो फिर 10 और लोगों की तारीफ़ें करेंगे। तो इस तरह ना एक पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बन जाता है। तो साहिल अदीम ने ये सीखा क्योंकि वो अमेरिका में यही सेल्स वेल्स का काम करते थे। अपने आप को अब वो गैरी वी बनाते हैं। So what you do is you pick up the phone and you assume it's going to be a sale, or you assume that I've sold to you already. So I call you and I talk to you as though I know you and I've sold to you before. Do not say that I have. Obviously, we both know we did. But let's just give ourselves that much more benefit of the doubt that yes, we have that ability, right? Let's just go for it. Let's go on a lead. Live a little. Try and take a chance. Do this and you will know the difference in results. Let's come back to something close now. If you know, and that has nothing to do with something close though. Okay? Something close is the part of the call in which you are now asking for the order. Assuming that yes, he wants. ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं यार, ये चीज़ें कोई शॉकिंग नहीं होती। अगर आप अमेरिका के कोई सबसे बड़े ट्रेनर थे, कैंप मिलियनेयर थे, बिलियन, अमेरिका में खुली होती है ना टैक्स रिटर्न दिखाओ यार। वहाँ तो ये इन्फॉर्मेशन कोई छुपी हुई नहीं है ना। अमेरिकन टैक्स रिटर्न दिखाओ हमारे, दिखाओ अपने, बता दो कितने बड़े बिलियनियर थे वहाँ अमेरिका में। यहाँ पे आके बोल रहे हो 50-60 करोड़ क्या होता है, कुछ 60 लाख हो, नथिंग, कितने पैसे होते हैं यूट्यूब, आई डोंट इवन नो। दिखाओ अमेरिकन टैक्स रिटर्न्स। ये सीखा इन्होंने सेल्स में, जो पाकिस्तानी वहाँ पे करते हैं। वो आके पाकिस्तान में साहिल अदीम को मल्टी लेवल मार्केटिंग का ब्रांड बनाकर साहिल अदीम ने 4 लोग लिए, उनको बोला 4 और लोगों को साहिल अदीम बेचो। इस तरह से एक पूरा मैसेजिंग सिस्टम बना दिया। एंड बिकॉज साहिल अदीम मैसेजिंग सिस्टम नहीं चलेगा, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम कर दिया उसको, IMS, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम। इस्लाम की बातें करो, फिर इसी कम्युनिटी को इस्तेमाल करो अपने मैसेजेस प्रोलिफरेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ कोई बात हो तो ये सारे मिलकर अटैक करें और इन सबको रियलाइज़ ना हो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम का हिस्सा है। और स्लोली इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को मोनेटाइज करो और फिर ये जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और आपका मंजन औरों को भी बेच रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए इनको एक कल्ट बना दो और ये ताना बाना यहीं रुक जाए। इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। 9 महीने जो मैंने फेस किया है उसका ये जवाब है। मेरी ज़ात नहीं जीतेगी, सोशल मीडिया भी तुम्हारा है, सारे ट्रोल्स भी तुम्हारे हैं, पैसा भी सारा तुम्हारे पास है कि वीडियोस भी बनाओ, पोस्ट भी करो, 60 चैनल भी चलाओ, पूरे ट्रोल्स को भी हायर करो, कैंपेन्स भी चलाओ। लेकिन दोस्त, क्योंकि तू ये वीडियो तो देख रहा है, 100 गवार की 1 लोहाड़ की जो बातें मैंने कर दी हैं ना, इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये रेटरिक नहीं है, ये सच है। आपके फैंस ये वीडियो देखकर बोलेंगे बात तो सच कर रहे, बंदा नहीं पसंद हमें, बात झूठ नहीं कर रहा, क्योंकि बात झूठ नहीं है। एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू सेल, यू हैव नथिंग टू हाइड, यू हैव नथिंग टू लूज। जाते जाते बस मैं आपको एक आखिरी मिसाल दे दूं, बिकॉज़ इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाकर मुझे ट्रोल किया गया था। वो ओ बड़ी आर्गुमेंट दे दी, वाह। और मैंने कभी नहीं रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज आई वाज लाइक ये कोई सीरियसली नहीं ले सकता, ये सारे ट्रोल्स होंगे या इसकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, क्योंकि सीरियसली ये आर्गुमेंट को कोई ले नहीं सकता। और मैं ABCD लेवल समझाने वाली बात है।
डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही थी और मैंने बोला था भाई पाकिस्तानी सारे जाहिल थोड़ी, तो ये सर कोई मालिक मकान और माली का वोट इक्वल कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स इक्वल होगा यार। एंड आई वाज लाइक हाउ कैन यू जज? मैं आपको कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, देव वोटेड बेटर देन द पाकिस्तानी एलीट। तो मैं तो हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के पॉलिटिकल शऊर को सलाम करता हूँ। आपको पता है कि मैं ऑलमोस्ट टू अ फॉल्ट जाकर अवाम को डिफेंड करता हूँ अगेंस्ट द एलीट। इसके जवाब में अब ये आखिरी चीज़ है, रेट्रिक में कंफ्यूज करते हैं ना, कि रेट्रिक में चीज़ अच्छी लगे, भले उसमें लॉजिक और सेंस हो या ना हो। इसे भाई अगर आप ड्राइवर हायर करें, आप उसको जज नहीं करेंगे कि वो ड्राइविंग कैसी करता है? ऐसे ऑफ कोर्स करूँगा। इसे हाउ कैन यू so judgmental of you, how can you judge? अब इसमें मीम्स, मैं शौक में कि ताल्लुक क्या है सर दोनों चीज़ों का। तू कीमे वाले नान के लिए देता है, मैं अगर वोट दूंगा मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, मुझे सिस्टम समझ में आता है। How do you determine who's gonna be your car driver? How do you determine that? I get to determine it based on myself. Really? My father can How determine dare it. you judge people like that? You just passed the same judgment at a very small level, grand judgment. वोटिंग आपका एक फंडामेंटल राइट है, जिस तरह पानी, एजुकेशन आपका राइट है, उस तरह आपका वोट करने का हक है। एक माली के पास उतना ही हक है वोट करने का जितना एक मिलियनियर के पास है, जितना एक बिलियनियर के पास है। दैट्स व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर तो बिलियनियर के पास 50 लाख वोट होते और माली के पास नहीं होता वोट, तो फिर तो वो कोई अरिस्टोक्रेसी है, कोई अमीरों का एक एलीट कैप्चर है, वो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। इसको कंपेयर करना फ्रॉम हायरिंग अ ड्राइवर बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी टू ड्राइव वाइल हायरिंग हिम एज अ ड्राइवर, अब मैं ये समझाऊं भी कैसे कि दोनों एक चीज़ नहीं है? मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीज़ मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं ये दुकान बंद कर दूँ। जिस मतलब like literally I'm struggling to find the words to explain to you how these two are not the same thing. So I hope people who are listening understand कि ये कितनी इंतहाई stupid बात थी, and just because वो रेट्रिक इस्तेमाल हो रहा था और वो आर्ग्यूमेंट और लॉजिक को छोड़कर एक पर्सनल कि तुमने कैसे कर लिया ये फिर हो गया, तो वो फिर ऑलमोस्ट एड होमिनम अटैक बन गया। राइट, कौन होते हैं कहने वाले कि जो वोट दे रहे हैं वो ना जानने वाले हैं और आपको पता है? तो भाई पाकिस्तान में सबसे आसान काम है पाकिस्तानियों को उल्लू बनाओ और मिलियनियर बिलियनियर बन जाओ। मेरे ख्याल से वकार ज़का ने क्रिप्टो में एक्चुअली इतना पैसा नहीं बनाया जितना उन्होंने अपना एक कॉइन बना कर पाकिस्तानियों को बेचकर और पाकिस्तानियों को क्रिप्टो सिखा कर पैसा बना लिया है। मिलियनियर बिलियनियर वकार ज़का भी बन चुके हैं क्रिप्टो के थ्रू। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ एक्चुअली सेलिंग क्रिप्टो एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ सेलिंग क्रिप्टो, सेलिंग हाउ टू बाई क्रिप्टो टू पाकिस्तानीज़। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जो सादगी के लेक्चर्स दे रहे होते हैं, इन सब के बाद लैंड क्रूज़र, फॉर्चूनर, हार्ली डेविडसन होती है और आप लोगों को मिसालें दे रहे होते हैं कि यार देखें सब कुछ दे दो, अपनी साइकिल चला तो साइकिल तक दे दो, चंदे में दे दो, इस्लाम के लिए वक्फ। दुनिया तो आजी है, ये सारी बातें कर कर फॉर्चूनर आती है उसमें बैठते हैं। तो जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जाकर KFC जला दो लेकिन हमें भी एड दो। अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद करो, हमारे बच्चों को अमेरिका भेजो। फ़लस्तीन का बच्चा हमारा बच्चा है, बलोच के बच्चे को दफ़ा करो। जागो मेरी कौम के लोग, अब तो कुछ बोलो, सारे पोर्टल खोलो, सारे पोर्टल खोलो। तो मैं तो वो मीम मुझे याद आ रही है कि काम काहे रहे हो। आई डोंट नो इफ यू सीन इट,